अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो फाइनल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं पीपीएससी के थ्रू, उसके हवाले से बड़ी अहम वीडियो है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 56 वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो पीपीएससी ने 28 अप्रैल को, जैसे आप लोगों को पता है 28 अप्रैल को इंटरव्यू स्टार्ट हुए आप लोगों के, तो 28 अप्रैल को जो फैसलाबाद डिवीज़न और रावलपिंडी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के इंटरव्यू जो बच्चा देने गया है उससे क्वेश्चन पूछे हैं वो बताऊंगा विद आंसर्स। और इसके अलावा जो पिछले साल सन 2025 के अंदर पीपीएससी ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इंटरव्यू के अंदर बच्चों से पूछे थे, वो कम से कम 100 से ज़्यादा सवाल और उनके जवाबात हैं। और उसके साथ 56 ये 28 अप्रैल को जो पूछे गए, और इन 56 के अलावा जो 29 को इंटरव्यूज़ हुए हैं, ऑलमोस्ट अभी तक मेरे पास जो आप लोगों के लिए फाइनल इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो 200 प्लस उनके क्वेश्चन विद आंसर्स हैं, जो मुख्तलिफ डोमेन्स के अंदर पीपीएससी वाले मुख्तलिफ कैंडिडेट से पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हवाले से। और ये इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चंस हैं पीपीएससी के पैनल ने ईओ और आईओ के इंटरव्यू देने वाले बच्चों से ये पूछे हैं। ये रियल टाइम पीपीएससी के क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं। जैसे कि पिछले साल पैनल के 3 मेंबर होते थे, इस साल पीपीएससी ने 3 से बढ़ाकर मेंबर पैनल के 4 कर दिए हैं। तो इस दफ़ा जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं उनके 4 पैनल के मेंबर्स हैं, 4 लोग आप लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं वहां पर। पिछले साल वाले कुछ क्वेश्चन वो भी रिपीट हो रहे हैं और नए क्वेश्चन भी ऐड कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इसमें जियो पॉलिटिक्स के क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन विद आंसर के साथ आप लोगों को वो फाइल तमाम मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ जो लास्ट तक अभी जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता है फर्दर और भी पीपीएससी ने इंटरव्यू शेड्यूल कर दी। इसके अंदर साहिवाल है, डिवीजन है, गुजरात है, गुजरावाला है, रावलपिंडी है, और फर्दर जितनी भी डिवीजन है जैसे बावलपुर के, जिनके डिवीजन के इंटरव्यूज होने हैं और उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो तमाम आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो सन 2025 के अंदर इंटरव्यूज हुए हैं ये और आईयूज के क्वेश्चन विद आंसर्स, और उसके साथ साथ जो 28 अप्रैल से जो अभी इंटरव्यूज शुरू हुए हैं फाइनल इंटरव्यू पीपीएससी के थ्रू, उनके तमाम क्वेश्चन विद आंसर जितनी भी डिवीजन्स के होंगे उनके क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे और विद आंसर भी मिलते जाएंगे। अभी तक सन 2026 के 100 प्लस क्वेश्चंस हो चुके हैं जिसके विद आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं, जिसके अंदर तमाम पीरा का सिलेबस आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये सिर्फ क्वेश्चन विद आंसर लेना चाहते हैं तो उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ ये फीस आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, और आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके आप अपने आप को इनरोल करवा के जितने भी इंटरव्यूज फर्दर होंगे, जितने भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोग ले सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके। और जितने आगे फर्दर होंगे वो भी आपको इसी फीस के अंदर मिल जाया करेंगे। ऐसा नहीं होगा आपने बार बार को फीस पे करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम आप फीस पे करेंगे और मुकम्मल तौर पर जितने भी क्वेश्चन होंगे विद आंसर आप लोगों को, वो जिस दिन आप लोगों के इंटरव्यू हुआ करेंगे शाम को, वो क्वेश्चन विद आंसर आप लोगों को ग्रुप के अंदर मिल जाया करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि चैनल जितनी भी वीडियोज़ हैं वो अब तक टाइमली पहुंच सके। तो चलते हैं हम 56 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पीपीएससी की जानब से पहले दिन के ऊपर, वो हम आप लोगों को एलैबोरेट करके बताते हैं। और इसके बाद जितने भी फर्दर क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीपीएससी के पैनल के थ्रू वो आप लोगों को हमारा जो पेड ग्रुप है उसके अंदर मिल जाया करेंगे। विश वेरी बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखें और अपनी तैयारी का एक एक दिन उसको फ्रूटफुल बनाएं। बहुत ही अच्छे लेवल की पोस्ट है, इस मौके को ज़ाया ना कीजिएगा। तो हम चलते हैं 56 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 28 अप्रैल को, उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूं कि उसके कौन कौन से क्वेश्चन थे और विद आंसर क्या बनते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर वो सारे के सारे क्वेश्चन विद आंसर शो हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा क्वेश्चन से जाने से पहले भी, कि आज एक डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट बड़ी अहम है, करंट अफेयर के हवाले से आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने पैनल के मेंबर 4 कर दिए हैं और 4 होने से ये होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर बढ़ जाते हैं, स्टूडेंट से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो लास्ट टाइम 3 थे, इस दफ़ा 4 है, तो इस दफ़ा क्वेश्चन और भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जो यूएई है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो 1 मई से ओपेक जो है उसका वो मेंबर्स नहीं रहेंगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरा स्टेटस भी देखा होगा, मैंने इसके ऊपर एमसीक्यू भी बना के लगाया हुआ था। जो ओपेक है बेसिकली वो 1960 के अंदर बना था, एंड ओपेक प्लस जो है वो बेसिकली बना था सन 2016 के अंदर। अब ओपेक बेसिकली ऐसी कंट्रीज का एक इत्तेहाद है जिसके अंदर बेसिकली ये देखा जाता है जो सी कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो होती हैं बेसिकली वो ओपेक के अंदर भी शामिल हैं। एंड देन जो सबसे पहले बना था ओपेक का, जो उनका एक इत्तेहाद बना था, एक गठजोड़ बना था जिसे हम कहते हैं ओपेक का बेसिकली अब्रिविएशन होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एक ऐसी कंट्रीज जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
एक तो आप लोगों को इनका एब्रिविएशन याद होना चाहिए, नंबर टू के ऊपर आपको याद होना चाहिए कि ये कब बना। ओपेक बना बेसिकली 1960 के अंदर, जिसके अंदर ये बताया गया था कि उससे पहले कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। पेट्रोल डीजल जो भी क्रूड ऑयल आप जमीन से निकालते हैं उसके ऊपर, उससे पहले जिन कंट्रीज जो निकालती थी अपनी मर्जी से, वो जिसको चाहे बेच सकती थी। लेकिन 1960 के अंदर ओपेक बना, और ओपेक बनने के बाद ये हुआ कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए कि लेट्स सपोज जितने ज्यादा बेचने वाले होंगे और लेने वाले अगर चीजें कम हैं, या फिर लेने वाले उतने ही हैं लेकिन बेचने वाले अगर ज्यादा हैं और वो अपनी वजह से बेच रहे हैं, तो फिर उससे क्या होता है कि चीजों की प्राइस कम हो जाती है। लेट्स सपोज यूएई कहेगा कि मेरा जो पेट्रोल डीजल है वो ज्यादा बिके, तो वो ज्यादा पैसे मतलब कम रेट कर देगा। अब सऊदी अरब चाहता है कि मेरा ज्यादा बिके तो और प्राइस कम कर देगा। इस तरह वेनेजुएला है, अमेरिका है, रशिया है। तो इस सर पे क्या हो रहा था कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी वो बेसिकली पेट्रोल डीजल बेच तो रही थी, क्रूड ऑयल बेच तो रही थी, लेकिन वो कम प्राइसेस के अंदर बेच रही थी। तो उन्होंने फिर एक ओपैक बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नाम से, उसके रूल एंड रेगुलेशन बनाए कि किस कंट्रीज के पास कितना कोटा, कितना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑयल पर डे के हिसाब से, और उसको वो आगे बेच सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका जी किसी ये, जैसे हम यूए की एग्जांपल ले लेते हैं, यूए की पर डे की आज की जो लिमिट है ना, आज की फर्ज करें आज के लिहाज से जितना वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अपने ऑयल प्रोडक्शन के अंदर, तो उनकी जो एक दिन की कैपेसिटी है वो 5 मिलियन बैरल्स पर डे है। मतलब यूएई अकेला वो 5 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोड्यूस कर सकता है क्रूड ऑयल, और उसको वो एक्सपोर्ट कर सकता है, बेच सकता है। लेकिन क्योंकि वो ओपेक का मेंबर है, ओपेक का मेंबर होने की वजह से वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना वो बेच नहीं सकता। अगर वो उतना बेचेगा अकेला कंट्री, तो बाकी अपनी फुल कैपेसिटी से बाकी कंट्रीज बेचेंगे, फिर उसके क्या होगा, ऑयल की प्राइसेस डाउन हो जाएंगी और दुनिया को सस्ता पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा, डीजल मिलना शुरू हो जाएगा। जब मैं ऑयल की बात करूं तो आप लोगों ने ये याद रखना है, उसके अंदर पेट्रोल भी आएगा, डीजल भी आएगा, उसके अंदर बाकी जितने भी जैसे तेल मुख्तलिफ टाइप्स होती है ना, उनकी जो कंडेंसेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जिसके अंदर जहाज का भी है, हाई ऑक्टेन भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, जो एक बेसिकली वो जमीन से निकलता है, उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल को आगे फर्दर ऑयल रिफाइनरी के अंदर जाके मुख्तलिफ टाइप्स के ऑयल उनकी टेम्परेचर के बेसिस के ऊपर निकाले जाते हैं। सबसे जो पहला निकलता है वो गैस निकलती है, जिसके अंदर नेचुरल गैस भी है, देन पेट्रोल है, देन डीजल है, एंड नंबर ऑफ अदर ऑयल जो है वो वहां से आप क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं वन बाय वन। तो वो बेसिकली उन्होंने फिर इत्तेहाद किया और उन्होंने एक कोटा सिस्टम सेट किया कि इतना जो ये मुल्क है इतना बनाएगा, फलां दूसरा मुल्क इतना बनाएगा। उसके बाद क्या हुआ, फिर और भी कुछ इसके अलावा कंट्रीज भी जुड़ना चाह रही थी, तो सन 2016 के अंदर ओपेक प्लस बना दिया गया। मतलब ओपेक पहले वाला, आगे से प्लस का साइन लगा दिया, जमा का साइन लगा दिया, प्लस। अब इस प्लस से मतलब ये था कि जो मैं एक तो ओपेक की जो मेंबर कंट्रीज है वो, प्लस वो कंट्रीज जो पहले ओपेक का मेंबर नहीं थी लेकिन अब वो शामिल हो गई। तो ये बेसिकली ओपेक प्लस बन गया। ओपेक पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, और उसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी थी जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही थी जो ओपेक का मेंबर नहीं थी, उन्होंने ओपेक प्लस कर दिया। ओपेक कंट्रीज प्लस वो कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन वो 1960 से मेंबर नहीं है लेकिन अब बन गई है जो सन 2016 के टाइम पे, तो इसलिए उसे कहते हैं ओपेक प्लस। तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, लिस्ट भी आपने उनके नाम याद कर लेने। थोड़ी सी लिस्ट है ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, और उसके अंदर ओपेक और ओपेक प्लस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। क्योंकि अभी ये आप लोगों को पता है जंग चल रही है, उसके बाद ऑयल क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, एंड देन यूएई का ओपेक से एग्जिट लेना। एग्जिट लेने का मतलब यह है कि यूएई ने ऐलान कर दिया है कि वो 1 मई सन 2026 से ओपेक को छोड़ देगा। छोड़ने का मतलब ये है कि अब मतलब वो ओपेक का मेंबर नहीं रहेगा, और ओपेक का मेंबर ना रहने का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से जिस कंट्री को चाहे जितना चाहे, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसको बढ़ाए, जितना जो मर्जी रेट रखे, वो अपनी मर्जी से बेच सकता है। तो उसकी अगर फर्ज करें उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन बैरल पर डे है, और वो बेच पहले कितना रहा था, 3.4 मिलियन बैरल पर डे बेच रहा था। लेकिन क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो बेच कम रहा था। अब क्योंकि जंग की वजह से उसके मुल्क के हालात खराब हुए हैं और उनको ज्यादा जरूरत है फाइनेंस की, और उसी के मतलब उन्होंने पाकिस्तान से भी अपने पैसे वापस मांगे, $2 बिलियन। तो वो अपने आप को फाइनेंशियल तौर पर मजबूत करने के लिए और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज लेने के लिए, अपना फुल कैपेसिटी ऑफ द ऑयल को यूज करने के लिए, अब वो क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने ओपेक को 1 मई से वो एग्जिट कर रहे हैं। और उन्होंने रीजन ये दिया है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक या अपनी कंट्री के इकोनॉमिक वेलबींग के लिए हम ओपेक को
खैराबाद कह रहे हैं। उसके बाद वो अपना मर्जी से जितना वो उनकी कैपेसिटी है, लेट्स सपोज उनकी आज जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन पर बैरल है, उसको कल बढ़ा के 6 मिलियन पे ले जाते हैं, 7 पे ले जाएं, ये उनकी मर्जी, जितना मर्जी प्रोड्यूस करे, जितना मर्जी सेल करे, जिसको मर्जी सेल करे। तो उनका जो पहले कोटा 3.4 मिलियन बैरल पर डे का वो खत्म हो जाएगा। अब वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, ड्यू टू क्योंकि वो लेफ्ट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। आप लोग पता है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो आप उसके रूल सेट किए गए होते हैं, आप उस रूल्स के मुताबिक चल रहे होते हैं। जब आप उनको उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म मतलब छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप उसको जैसे मर्जी चलाएं, आपकी अपनी चीज है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये राइट, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि क्या अगर वो ओपेक को छोड़ देगा, अभी तक आप क्लियर हो गया होगा कि ओपेक को यूएई छोड़ने जा रहा है, छोड़ने की वजह उसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जो है बेसिकली जंग की वजह से वो छोड़ना चाह रहा है, वो बेनिफिशियल, वो कह रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है, मैं उसको पूरा करने के लिए अपना जो ऑयल की मेरी वेल्थ है उसको मैं यूज करूंगा। उसके बाद वो क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि जी लेट्स सपोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, तो फिर जो ऑयल है वो कैसे यूएई बेचेगा। तो यूएई जनाब आज शायद जितना लेट्स सपोज की जो है ना कैपेसिटी 3.4 मिलियन पर जो बैरल है पर डे की, वो लेट्स सपोज उसको 5, जो अभी कोटा उसका है 3.4 का है, कैपेसिटी कितनी है 5 मिलियन की है। अब ऐसा नहीं कि ओपेक उसने आज ही खैरबाद किया है और आज ही वो 5 मिलियन सेल करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। अब आपने 3.4 पहले बेच रहे थे थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाकी मल्टीपल वे से, अब आपका तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हुआ पड़ा है, आपका वो 3.4 जो मिलियन है वही नहीं बिक पा रहा, तो आपने तो ओपेक को एग्जिट करके अपना फुल कैपेसिटी को यूज करना चाह रहे हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे? उसके लिए पहली बात तो ये है कि अब वो आजाद है। ऐसा नहीं कि वो आज से बिकना शुरू कर देगा, बिकना तो तब शुरू करेगा जब हालात नॉर्मल होंगे, स्ट्रेट ऑफ फार्मर्स खुलेगा। उसके अलावा वो मल्टीपल अदर वेज जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे उनकी ऑयल पाइपलाइन है। उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि जो जितने भी उनके ऑयल रिफाइनरीज हैं उनमें से उन्होंने एक पाइपलाइन गुजारी हुई है फिजरा पोर्ट तक। उनकी एक फिजरा पोर्ट है, वहां पर उनकी, वहां तक जितनी भी उनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं यूएई के अंदर, वहां से उन्हें एक पाइपलाइन बिछाकर फुजेरा पोर्ट तक लेके गए, एंड देन फुजेरा पोर्ट से फिर वो अदर आगे मतलब समंदर के थ्रू मुख्तलिफ मुल्क के अंदर इंडियन ओशन तक एक्सेस करते हैं, एंड देन वो आगे भेज सकते हैं। तो जो ऑयल की उनकी वो पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन जो उनकी जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां से फुजेरा पोर्ट तक आने में जो उस पाइपलाइन की कैपेसिटी है वो है जी 1.5 मिलियन बैरल पर डे। मतलब वो उस पाइपलाइन से, क्योंकि सेट फार्मर्स बंद पड़ा है, तो उसका जो अल्टरनेट रास्ता है वो है जी वो पाइपलाइन है। तो पाइपलाइन से 1.5 मिलियन पर डे जो बैरल है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर और बाकी कंट्रीज के अंदर। तो अब वो बेसिकली उनकी कैपेसिटी जो कोटा के थ्रू वो यूज कर रहे 3.4 कर रहे थे, अब वो ओपेक को एग्जिट करेंगे तो बेसिकली उनके पास कितना आ जाएगा, 5 मिलियन की वो कैपेसिटी को यूज करना चाहेंगे। लेकिन अभी जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही है। और दूसरा जो फजेरा की उनकी वो पाइपलाइन है जो वो ऑयल के लिए मतलब ट्रांसफर करने के लिए, वो 1.5 मिलियन पर डे जो बैरल के हिसाब से है वही है। कल को उसका इम्प्लीकेशन इतनी जल्दी नहीं होंगी कि आप कहें कि लेट्स ने आज ही उसको एजेंट किया और आज से बेचना शुरू कर देंगे, उसके लिए टाइम लगेगा उनको। मतलब या तो स्टेट ऑफ फार्मर्स जो है वो लेट्स आज ही खुल जाती है, आज ही हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो आज ही अपनी वो कैपेसिटी मैक्सिमम यूज करना शुरू कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, जैसे एक पाइपलाइन है इसके अलावा को मल्टीपल और पाइपलाइंस लगा दें या उस पाइपलाइन की कैपेसिटी और बढ़ा दें। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो किस तरह से नए रास्ते पैदा करते हैं और किस तरह अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करते हैं। या फिर एक और भी हो सकता है कि देखते हैं उनके पास कैपेसिटी अब ज्यादा है, अब ऑयल के मुतवाले रास्ते नहीं है, तो वो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या कोई और यूरोप कंट्रीज हैं, वो उनसे मुआहदे कर लें, लॉन्ग टर्म मुआहदे कर लें। एक तो होता है ना कि जी आपका जी फर्ज करें आज आपने 5 मिनट बनाना शुरू कर देना, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देना है, और आप आज ही आपकी खपत होनी शुरू होगी है, ऑयल यूज करना शुरू कर दें कंट्रीज ने और आपको पैसे आ रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप अल्टरनेटिव वेज पैदा करते हैं और उनको पहुंचाते हैं तक, लेकिन अब आपकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी वो यूज हो नहीं सकती क्योंकि सारे रास्ते बंद है और आपके पास वो इतना अभी अल्टरनेटिव वे नहीं है कि आप मैक्सिमम थ्रेशोल्ड को यूज कर पाए। तो इसलिए फिर आप क्या करते हैं, आप जो ओपोनेंट कंट्री जिसको बेचना चाह रहे हैं उसमें आप लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म कह लें कि मुआहदे कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी फर्ज करें यूएई पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लेता है कि जी हम आपको सस्ता, इतना डीजल सस्ता देंगे, इतना पेट्रोल सस्ता देंगे इस रेट के ऊपर। फर्ज करें पहले वो 100 रुपए के पे दे रहे थे और कह रहे थे जी पाकिस्तान को हम 80 रुपए के ऊपर देंगे, तो आपने अगले इतने साल किसी और से मुआहदा नहीं करना। तो एक ये भी रास्ता हो सकता है। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म जो होते हैं ना वो भी आप मुआहदे कर सकते हैं मुखालिफ कंट्रीज के साथ। या मुखालिफ का मतलब ये जिन कंट्रीज को आप बेचना चाह रहे हैं, या मुखालिफ का मतलब कोई दुश्मन नहीं है,
मतलब आप जिस कंट्री को आप बेचना चाह रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक बेचने वाला एक लेने वाला है, तो ऑपोजिट वो अगर आमने सामने खड़े, लेट्स सपोज मैं इस सेंस के अंदर बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मुखालिफ का मतलब कोई जंगी मुखालिफ या दुश्मन नहीं है। तो इस तरह से फिर कंट्रीज क्या करती हैं, अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर सकती हैं। तो यूएई ने अभी कहा है कि हम 1 मई से एग्जिट कर लेंगे ओपेक से। तो ये करंट अफेयर के मुताबिक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आपको बताना जरूरी था ताकि अगर इसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए। और मैंने आप लोगों को स्पेशली कहा था कि जब तक आपको इंटरव्यू नहीं रहता, आप डेली शाम 9 बजे की खबरें लाजमी सुने, एंड देन उसके साथ साथ आप क्या करें कि एक तो खबरें सुने डेली, एंड देन आप कोशिश किया करें कि आप न्यूज़पेपर को लाजमी पढ़ा करें। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है आपका फायदा, कि आपको जनाब एक तो आइडिया होता रहता है कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। और जो न्यूज़ सुनने का फायदा ये होता है कि आप जो डेली न्यूज़ सुन रहे होते हैं उसके थ्रू आपको पता चल रहा होता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप बेसिकली अनजान या लाइलम नहीं रहते। और इंटरव्यू जो होता है, क्योंकि आप देखें ना 14वें स्केल की जॉब है, सब इंस्पेक्टर पीपीएससी का जो सब इंस्पेक्टर होता है जो पंजाब पुलिस के अंदर आता है, उसकी एक हाइप होती थी, लिटरली एक हाइप होती थी। कायदे लाइब्रेरी के अंदर मैंने बच्चों को 2-2 साल 3-3 साल से वेट करते देखा है, और उनको ये डर था कि हमारी उम्र 25 साल हो जाएगी और सीटें नहीं आ रही, हमारा क्या बनेगा। तो उसी स्केल के ऊपर उससे ज्यादा पावर्स आप लोगों के पास हैं, और उन्होंने पैनल के मेंबर्स बढ़ा दिए हैं, तो आपसे मल्टीपल डायरेक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपने इनको इजी नहीं लेना और आपने इसके ऊपर फोकस करना है। लास्ट टाइम पहला बैच था, इसलिए क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं हो रहे थे, ना इतने ज्यादा करंट अफेयर के ऊपर आ रहे थे। तो आपने बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट है, जो करंट अफेयर है, कंप्यूटर के बारे में स्पेशली वो क्वेश्चन कर रहे हैं, एमएस एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको आप लोगों ने वो बेसिकली पढ़ा भी हुआ है। और उसके ऊपर मैं आप लोगों को मजीद वो नोट्स भी अपने शेयर कर दूंगा, तो आप उनको लाजमी उनसे गो थ्रू कीजिएगा और उनसे आप ला लेना रहिएगा। तो बेसिकली हम चलते हैं हमारे आज के जो क्वेश्चन है उनकी तरफ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे आपने बताया कि यूएई की जो लिमिट है सर, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 मिलियन है ना, जबकि वो ओपेक की वजह से 3.4 मिलियन जो है ना पर डे के हिसाब से आगे वो उसको प्रोड्यूस करके आगे बेच रहा था ना। जी तो जी। सर बात ही कि जैसे बाकी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान, इवन कि यूएई से भी ज्यादा है, तो सर उनको ओपेक में रहने का क्या फायदा, वो भी इससे निकल जाएं और अपनी मर्जी से बेचें। असल में बेसिकली ये ना कि इससे पहले ऐसा ही हो रहा था, और ये आपका वैलिड क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि उनको क्या फायदा है। देखिए जी, अगर अब यूएई फर्ज करे कि अगर जैसे मैं आप लोगों को ये ऑप्शन स्क्रीन नजर आ रही होगी कि जी अगर यूएई फर्ज करे 5 मिलियन सेल करता है जी, 5 मिलियन फर्ज करें हम, एक्सपोज करते हैं, फर्ज करें जी 5 मिलियन जो यूएई है वो फर्ज करें जी बेच रहा है अपना 80 रुपए के अंदर, लेट्स सपोज एग्जाम्पल के तौर पर। तो वही अगर सऊदी अरब जो है वो अपना जो है वो जी 4 मिलियन जो है वो बेच रहा हो जनाब 80 रुपए के अंदर, तो कितना फायदा है, यू इसमें किसका फायदा है, यूएई का फायदा है या सऊदी अरेबिया का फायदा है? लेट्स सपोज ये सऊदी अरेबिया है, किसका फायदा है बच्चे? सऊदीया का फायदा है सर। सऊदीया का फायदा है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, वो एक एक तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिस्सा है, एक प्रॉपर पॉलिसी एंड रेगुलेशन होता है, और उसके अलावा जो बायर खरीदने वाला है वो भी एक मुनज़्ज़म तंजीम के पास आता है। फर्ज करें ये ऐसी एग्जांपल ये है कि अगर एक बैंक है, बैंक से लोग कर्जा लेते हैं, अब बैंक बना हुआ है जनाब, तो या तो ये हो कि लोग बैंक के पास आए उससे कर्जा लें मुनज़्ज़म तंजीम में, या है कि जनाब 5 बंदे ये करें, अपनी अपनी कुर्सी उठाएं, बाजार के अंदर बैठ जाएं और अपना अपना इंडिविजुअल कर्जा देना शुरू हो जाए। इससे क्या होगा, इससे ये जो 5 लोग हैं ये अपना रेट भी डाउन करेंगे, अपनी क्वालिटी भी मैक्सिमम देना चाहेंगे, और अपने एग्रीमेंट को मजबूत रखने के लिए क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे ना कि जनाब जो अगला बायर है वो हमसे ही लेता रहे अगले 1 साल के लिए। फर्ज करें एतमाद सर। अब यूएई जो है, यूएई जनाब बेच रहा है जनाब 80 रुपए में, फर्ज करें कल को जनाब ये जो ओमान है वो कहता है मुझे 70 रुपए में ले ले, तो ये जो कंट्री लेने वाला ऑयल है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। फर्ज करें वो अपना मौजा दरमियान में छोड़ के यूएई को पीछे कर देता है और वो ओमान के पास चला जाता है, अब ओमान से फर्ज करें उसको और सस्ता मिल रहा है तो वो किसी और के पास जा सकता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर ये होता है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होते हैं ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट करती है सारी इन चीजों को। फर्ज करें वो देखती है कि जो लेने वाला बायर है वो किसके पास जा रहा है या किसी और के पास नहीं जाता, हमारा एग्रीमेंट तोड़ के, एग्रीमेंट के ड्यूरिंग तो वो एग्रीमेंट से जुड़ा रहेगा, उसके बाद वो फर्ज करें किसी और के पास जा सकता है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, रशिया है, फर्दर और कंट्रीज हैं, तो वो मेक श्योर करती हैं कि जो आप जितना कोटा आपका है वो उतना बिके। फर्स्ट करें अगर 3.4 मिलियन बैरल पर डे यूज कोटा दिया गया था ना यूएई को कि आप इतना बेच सकते हैं, तो ये उनका बिकता था, ये लाजमी था कि उतना वो सिस्टम के अंदर आ रहा है, उतना वो बिक रहा है। लेकिन आप जो 5 मिनट की कैपेसिटी है, फर्ज करें कल को
यूएई जनाब बेचता है जनाब अपना 80 रुपए के अंदर, फर्ज करें, और ओपेक वाले वो 60 रुपए का कर देते हैं। अब इनकी कैपेसिटी का क्या फायदा होगा इनको, इनसे कोई लेगा ही नहीं। तो अब यूएई को क्या करना पड़ेगा, अपना रेट मजीद डाउन करना पड़ेगा। तो फिर वो एक प्राइवेट मार्केट की टसल शुरू हो जाती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो चलती हैं वो बेसिकली एक मुनज़्ज़म निज़ाम से अपनी प्रोडक्शन भी कंट्रोल कर रही होती हैं कि जी हमारे पास लेट्स सपोज जो ऑयल है वो दुनिया के अंदर सारी जिंदगी तो नहीं रहेगा ना। वो फिर क्या करेंगी, वो एक कंट्रोल सिस्टम के साथ वो जो अपना प्रोडक्शन एक्सपोर्ट सबको मैनेज कर रहे होते हैं। एंड देन आपका वो जो एक आपको ये भी नहीं होता कि मेरा जो जखायरा जखीरा मेरे पास पड़ा है वो कल को खत्म ना हो जाए। तो इस तरह से वो फिर कैपेसिटी को, चाहे जितनी मर्जी कैपेसिटी आपकी है लेकिन आप कोटे के साथ आप बेच रहे होते हैं और आप उतना ही अल्टीमेट प्रॉफिट भी ले रहे होते हैं जितना आपने अपनी मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज करके लेना होता है। हाँ अभी देखें यूएई अगर फर्ज करे अपना 5 मिलियन यूज करना चाहता है उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना रेट कहीं ना कहीं ओपेक से कम रखना पड़ेगा। अगर ओपेक से कम रखता है हो सकता है वो प्रॉफिट अपनी फुल कैपेसिटी यूज करके कमा रहा हो ज्यादा, लेकिन उसके लिए वो फिर अपना जो ऑयल है वो भी ज्यादा बेच रहा होगा। जी अहमद। तो सर ये सॉवरन कंट्रीज कौन सी होती हैं? सॉवरेन मतलब आजाद कंट्रीज, ठीक है। जो मतलब किसी दूसरे मुल्क के अंडर ना हो, कोई मुल्क उसमें कंट्रोल ना करो। जैसे पाकिस्तान आजाद कंट्री है, जैसे इंडिया आजाद है, ईरान आजाद है। तो ये वो सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन मतलब आजाद मुल्क जिनका अपना कानून, जिनका अपनी मर्जी, जिनका अपना, फर्ज करें आप अपने घर में सॉवरेन है, मैं अपने घर में सॉवरेन हूँ, दूसरा बंदा अपने घर में सॉवरेन है। इसी तरह सॉवरेन मतलब आजाद कंट्रीज जिनका अपना रूल, जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी अपना निज़ाम है, जिनको बाकी कंट्रीज मानती हैं कि वो एक अलग मुल्क है उनका, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ये बेसिकली होता है। तो ये बेसिकली ये आई थिंक सो आप लोगों को यूएई की समझ आ गई होगी। तो ये आप लोगों के लिए करंट अफेयर से आगाह रहना जरूरी है। अगेन मैं कहूंगा कि आप लोगों ने डेली रात 9 बजे वाली खबरें लाजमी सुननी है। वो इस तरह से लेट्स सपोज अभी नहीं कि अभी 9 बजे तो आप सुन नहीं सकते, आप 10 बजे भी उसको जियो न्यूज का लिखेंगे डेट कि 29 अप्रैल की रात 9 बजे का बुलेटिन दे दें तो आप उसको पीछे ला के उसको देख सकते हैं। या एआरबी का जो आपको पसंद है आप सुन सकते हैं। इसमें पॉलिटिकल नहीं होना कि जी मैं जियो नवाज शरीफ की और जो एआरबी वो बेटे की है, कुछ भी किसी का नहीं है। आपने अपना ए पॉलिटिकल रहते हुए अपना ओपिनियन एंड जो बेहतर करना है अपना पॉइंट ऑफ व्यू का, और आपको करंट अफेयर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन होना, दैट द मेन पॉइंट। चलें जी, कल हम वैसे 2 क्वेश्चन कर चुके थे। उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा था बच्चे से हाउ आर यू, बच्चे ने आंसर किया था जी 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 सर अहमद। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब हाँ कोर्स ना ज्यादा हो गया करने वाला, सारा एडमिट हो गया था। आप एक सर दफा मेरा उसको ये डिफाइन सवाल कर देंगे कि पहले हमें क्या नेट डिस्कनेक्ट हो गया था कि पहले एक बच्चा यूए के क्वेश्चन, बारे में कहा जा रहा है कि वो इस जो तंजीम थी ये से अलग। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं ना आप उसको अभी एक दफा लिख लें ताकि क्या आप मैं लोग बोल भूल ना सकता जाए। हूँ? एक सेकंड, अभी एक बच्चा और भी क्वेश्चन कर रहा था, आप लोग ऐसा करें क्वेश्चन को रखें अपने पास और इसको ना भूलना जाइएगा, लिख लें अपने पास ताकि हम इसको ना इंशाल्लाह अभी 56 क्वेश्चन जल्दी इसको कर लेते हैं वाइंड अप। और उसके बाद क्योंकि ये हमारे 2 दिन से रह रहे हैं तो मैं नहीं चाहता ये कल पे जाए। कल हम कोई नए टॉपिक नए क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो इसलिए हम पहले जल्दी से इसको वाइंड अप कर लेते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन लेंगे, आप बेफिक्र रहें। अगर आपको बोलने का डर तो आप चैट में कर सकते हैं या अपने पास लिख सकते हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन किया गया था बच्चों से हाउ आर यू, बच्चे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, दैट्स वेरी गुड आंसर। एंड देन जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। ये मैं कल वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ आपने कैसे इंट्रोड्यूस करना है, तो इसकी दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। एंड देन जनाब टेल अस अबाउट योर डिग्री, आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट के अंदर है वो आपने बताना होता है। तो वो आपकी इंडिविजुअल जैसे इसके अंदर डिग्री फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, वो आप उसका नाम बताएंगे। देन वेयर आर यू वर्किंग नाउ, आप कहाँ पे काम करते हैं, उसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, उसके में आपकी प्राइवेट जॉब हो सकती है, उसमें आपकी जनाब जो है वो कोई सेमी गवर्नमेंट है, कोई ट्यूशन है, कोई टीचिंग है, वो कोई भी आपकी हो सकती है, आप उसके बारे में बताएंगे। देन जनाब व्हाट इज पब्लिक नॉइसेंस, पब्लिक नॉइसेंस क्या होती है। पब्लिक नॉइसेंस के अंदर बेसिकली 3 चीजें आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक नॉइसेंस मींस एन एक्ट और ओमिशन, कोई आपने ऐसा काम किया है या किसी ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी इसको माना नहीं है। एक होता है मतलब कोई ऐसा काम करना जो एक्ट के खिलाफ हो, जो लॉ के कानून के खिलाफ हो, या फिर आप किसी लॉ को मान नहीं रहे। फर्ज करें जी आपको कहा गया है कि जी बात दोनों की बस बेसिकली एक ही है कि जी आप सड़क के अंदर रेडी नहीं खड़ी कर सकते, तो आपने लॉ को नहीं मानना और आप लॉ को क्या कर रहे, ओमिशन भी कर रहे, उसकी बात नहीं मान रहे। तो ये बेसिकली रा का मतलब और का मतलब होता है या, कि आप या तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं या एक्ट को मान नहीं रहे। दैट काज ट्रबल टू द जनरल पब्लिक, जो आम आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है, परेशानी का बायस बन रहा है। इट में काज ऑब्स्ट्रक्शन, ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है।
डेंजर हो सकता है, अनॉयंस हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इनकन्वीनियंस हो सकती है टू द पीपल, तो ये बेसिकली हो सकती है किसी आम आवाम को इंजरी होना, परेशानी होना, कोई नुकसानदेह होना, उनके लिए खतरा होना। उसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, इंक्लूड इलीगल इंक्रोचमेंट, कोई इंक्रोचमेंट हो सकती है, ब्लॉकिंग रोड्स हो सकते हैं, क्रिएटिंग अनसेफ कंडीशन हो सकती है। फर्ज करें जी आप मतलब ये कि आपका घर है कि आपके हमसाये के अंदर शादी होती है, वो जनाब स्पीकर लगाते हैं दीवार के साथ, और ये खुद भी सारी रात आप नाचते हैं और आपको आपको भी नचा रहे हैं लेट्स गुस्से के अंदर कि जी आपको नींद नहीं आ रही, आप तंग है कि ये इनकी शादी जो है ये पूरा महीना चलनी है या 10 दिन चलनी है, और ये जनाब फुल स्पीकर के अंदर सर रात चलाते हैं। तो ये भी बेसिकली क्या है, एक पब्लिक नॉइसेंस है। और इससे मैं एक दफा गुजरा था, और ये बड़ी फजूल चीज होती है कि शादी के अंदर आप खुद का तो ख्याल रख रहे होते हैं लेकिन अपने हमसायों का ख्याल नहीं रख रहे होते, बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग सोना चाह रहे हैं, सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो पहली बात तो इस्लाम के अंदर वैसे ही गाना शानी हराम है, एंड देन दूसरी बात, अगर सुने भी तो कम से कम अपनी हद तक रखें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग परेशान ना हो। और ये बेसिकली अनसेफ, एंड देन क्या है, इंक्रोचमेंट एंड ब्लॉकिंग रोड्स, ये सारे के सारे क्या आते हैं, पब्लिक नॉइसेंस के अंदर आते हैं। देन है जी, हाउ विल यू स्टॉप पब्लिक नॉइसेंस, आप एज ए एनफोर्समेंट ऑफिसर, एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे रोकते हैं पब्लिक नॉइसेंस को। फर्स्ट, आई विल आइडेंटिफाई द नॉइसेंस थ्रू कंप्लेंट, इंस्पेक्शन और इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को मैंने समझाया था रूल्स के अंदर भी, एक्ट के अंदर भी, कि सबसे पहले कोई कंप्लेन आपको आ सकती है, या आप खुद इंस्पेक्शन कर सकते हैं, या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू डिपार्टमेंट, कि आप उसको जाके क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं आया कि नॉइसेंस है भी या नहीं है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आप अगर इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है कि जी मुझे बताएं कि जी आप नॉइसेंस को कैसे स्टॉप करेंगे, तो आप कहेंगे जी मैं जाऊंगा इको जारी करूंगा और जाके उसको ऑर्डर दे के खत्म कर दूंगा। दिस इज बेसिकली शो करेगा कि आप पावर को गलत यूज कर रहे हैं। हालांकि आपने देखा नहीं है क्या है कि वो आपको जो कंप्लेन आई है, इन्फॉर्मेशन आई है, या किस थ्रू आप जाना चाह रहे हैं, या आप खुद इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप प्रॉपर एक जो बाय द बुक रूल्स है आप उनको बताएंगे। देन आई विल विजिट द साइट एंड वेरीफाई। अब आइडेंटिफाई करने के बाद कि इंक्रोचमेंट किस तरह की है, लेट्स फॉर इसका मतलब ये है कि आपको कंप्लेन कोई आई है, कोई इंस्पेक्शन के लिए कहा गया, इन्फॉर्मेशन है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है। देन आप उसको जाके क्या करेंगे, साइट विजिट करेंगे, उस मौके के ऊपर जाएंगे, जगह के ऊपर जाएंगे, फैक्ट चेक करेंगे। आई विल कलेक्ट एविडेंस सच एज फोटोज, वीडियोज, स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि आप वहां से जाके देखेंगे कि फर्ज करें कि वो वाकई इंक्रोचमेंट हुई, तो आप उसकी फोटो ले सकते हैं, वीडियो जैसे बॉडी कैमरा को यूज करते हुए। हम देखा ना कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या ईओ है वो बॉडी कैमरा यूज करेंगे, तो बॉडी कैम से वहां पे रिकॉर्ड लेंगे कि आया वाकई जो है वो इन्क्रोचमेंट जो है वो मतलब हुई हुई है, और कल को जाके वो आप लोगों को बैकफायर ना करे। आई विल इशू नोटिस और वार्निंग वेयर रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड होगी, आप मतलब एक बंदा रेडी खड़ी करके खड़ा है ना, आप उसको जबानी क्रम में बोल दिया है कि यह हटा लो, उसने हटा ली, दैट बात खत्म। आप उसको वार्निंग दी, इशू नोटिस कर दी है। अब अगर वो हटा नहीं रहा, कह रहा जी मेरी अपनी जगह है, आप उसको इशू नोटिस कर देंगे। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि जी वो जो चीजें हैं, वो जो मतलब बंदा वहां पे खड़ा है वो सरकारी जमीन है, और वो बंदा कह रहा है कि मेरी जमीन है, तो आप दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट से, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आप उनसे भी ले सकते हैं हेल्प, कि आप हमें बताएं कि ये जो जमीन है, ये जगह है, ये बेसिकली किसकी है, आप सरकारी है, आपकी है, या किसकी है। तो इस तरह से बेसिकली तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जमीन जो है वो फर्ज करें इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, स्कूल डिपार्टमेंट की है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट को बुलाएंगे, उससे कंफर्म करेंगे कि ये किस चीज की है या किस डिपार्टमेंट की है बेसिकली। देन जनाब, इफ द वायलेटर डज नॉट कंप्लाई, आई विल टेक एक्शन अगेन अकॉर्डिंग टू पीरा सर एंड शेड्यूल लॉस। अगर वो बंदा नहीं सर बात मानता। जी बच्चे। सर जो ईपीओ है वो ईपीओ किस टाइम करते होते हैं? पहले बेसिकली वार्निंग वगैरह देंगे, उसके बाद लास्ट ऑप्शन ईपीओ होता है। ये बच्चे ईपीओ ही है, ये बच्चे ईपीओ ही था 4 नंबर। आपने नोटिस जारी किया है, कोई वार्निंग जारी की है, तो वो ईपीओ बेसिकली ना, अगर आपने नोटिस जारी कर दिया, नोटिस यहाँ पे बेसिकली क्या ईपीओ है ना। देन इफ द वायलेटर डज नॉट कंप्लाई, अगर जो वायलेटर है वो बेसिकली कंप्लाई नहीं करता, तो फिर आप क्या करेंगे, कंप्लाई करने का मतलब ये है कि वो नहीं मानता, अगर वो आपकी बात नहीं मानता, कि वो उसको नहीं मतलब खत्म कर रहा, देन आप क्या करेंगे, आप पीरा के शेड्यूल के मुताबिक या पीरा एक्ट के मुताबिक आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे जो बनता है। देन उसके बाद जनाब है, हाउ डू यू रिलेट योर डिग्री विद पीरा, आप अपनी डिग्री को पीरा के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। ये सारे कॉमन आंसर हैं, आपकी डिग्री किसी मर्जी सब्जेक्ट के अंदर है, फिजिक्स के अंदर है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, व्हाटसोएवर जो भी है, आपका ये सही आंसर होना चाहिए। या आप इसके अलावा कुछ से आंसर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। माई डिग्री रेलिवेंट बिकॉज पीरा रिक्वायर्ड एनालिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, कि मेरे जो पीरा डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, एनालिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला बंदा चाहिए। इट रिक्वायर्ड पब्लिक डीलिंग
लीगल अंडरस्टैंडिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। आप देखें, आप एफआईआर लेट्स सपोज उसके लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं या एफआईआर के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, या फिर आपको लीगल अंडरस्टैंडिंग आपकी है। फर्ज करें आपने जनाब पढ़ी है फिजिक्स, और आपको कहते हैं कि आपकी डिग्री कैसे रेलिवेंट है, तो आप कहेंगे सर मैंने फिजिक्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग सीखी है कि कैसे फिजिक्स के लॉज को अंडरस्टैंड करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है। तो आप बेसिकली लॉज की अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर मुझे फिजिक्स के थ्रू, साइंस सब्जेक्ट था, एक मुश्किल सब्जेक्ट था, तो उसे अंडरस्टैंडिंग में डेवलप हुई है किसी भी नए लॉ को, किसी भी नई चीज को सीखने में। तो इसलिए मुझे लीगल अंडरस्टैंडिंग बड़ी जल्दी से हो जाती है और मैं बड़ी जल्दी से चीजों को समझ लेता हूँ। मैंने मेरी पब्लिक डीलिंग, मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए पब्लिक स्पीचेस किए हैं। उसके बाद माई डिग्री हेल्प मी डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये जो मेरी डिग्री है बेसिकली उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, और मतलब माई दी स्किल्स विल हेल्प मी परफॉर्म inspection investigation and enforcement duties effectively. My degree helped me develop problem solving and communication skill. तो ये सारी की सारी आपकी जौन सी मर्जी डिग्री, आप उसके साथ ये जो मैंने आप लोगों के लिए कॉमन एंड सूटेबल आंसर लिखे हैं कि आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आपकी बच्चों एक आप लोगों के लिए नई चीज है, वो है जी उन्होंने पूछा था व्हाट आर द शेड्यूल लॉज, नेम ऑल ऑफ देम। ये उन्होंने शेड्यूल लॉज पूछे थे। बेसिकली आज से पहले, कुछ अर्सा से पहले बेसिकली 5 शेड्यूल लॉज थे। ये 5: कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स एक्ट 1912, पंजाब परमिशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज 2024 वाला, द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 वाला, देन पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वाला। ये 5 पहले थे, लेकिन अब पीरा ने 5 मजीद और शेड्यूल ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो पावर है वो मजीद बढ़ गई है। दिल पे बड़े ऊंचा नहीं पड़ना, इनको एक दफा पढ़ लें। ये 5 नए ऐड किए हैं शेड्यूल लास्ट के अंदर। तो उन्होंने बच्चे से पूछा था कि जो नए शेड्यूल लास्ट ऐड हुए उनके नाम क्या हैं। तो ये बेसिकली आप उनको याद कर लेना है। इसके अंदर पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट 2021 वाला है, इसके आपने नाम याद कर लेना, जिसके वजह से 1122 भी कहते हैं। फिर पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 वाला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। देन पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, जिसे हम PRA भी कहते हैं। देन पंजाब हॉर्टिकल्चर एक्टर जो अथॉरिटी एक्ट 2025 वाला है। देन जनाब द पंजाब लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1975 वाला है। तो ये जनाब आप लोगों ने 5 एक्ट, ये भी इनके शेड्यूल जो नेम है वो भी याद कर लेने हैं। उन्होंने पूछे हैं 28 अप्रैल को, तो इसलिए आपने ये याद कर लेने हैं। तो काइंडली ये बता दें कि इनके सिर्फ नाम याद कर लें या बाकी जिस तरह हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाकी लॉस को भी इनको भी करना है डिटेल में? जो जो मेन हमारे हैं ना बेसिकली, वो मेन है हमारे पीरा एक्ट एंड पीरा रूल्स। उसके बाद जितने भी है ना, उसके बाद थर्ड वन पे इंपॉर्टेंट है प्राइस कंट्रोल एक्ट, कमोडिटीज जो है प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है। अब पीरा एक्ट एंड पीरा रूल्स आपने करने हैं मुकम्मल। उसके बाद जितने मैंने प्राइस कंट्रोल के ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया है, प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट जितना बताया है, देन उसके अलावा मैं ये आप लोगों को सारे के सारे करवा दूंगा। आप ये बेफिक्र हैं। जितना जरूरी है ना कि इनके बारे में लेट्स अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप लोग इसके बारे में ये करेंगे कि ये एक्ट बेसिकली है किस चीज के बारे में। फर्ज करें जी पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है, ये किस चीज के बारे में है। तो ऐसा करूंगा मैं, चले आप लोगों की आसानी के लिए इन बाकी जितने भी एक्ट के ऊपर मैं एक फाइल बना के ना, एक छोटी सी फाइल होगी जिसके बारे में लिखा होगा कि ये एक्ट किस चीज के बारे में है और ये किस चीज को डील करते हैं। एक तो आपने इनके नाम रट लेने याद, और उसके अलावा ये एक्ट किस चीज के बारे में आपको हल्का फुल्का इसके बारे में नो हाउ हो। अगर पूछते हैं कि ये एक्ट किस चीज के बारे में है तो आपको पता हो उस चीज के बारे में। क्लियर है? सर अगर वो पूछते हैं कि स्केड्यूल लॉज को हम क्यों एक्ट में ऐड करते हैं तो फिर इसका आंसर बता दें। शेड्यूल आज बेसिकली ये होता है कि दायरा कार वसी किया जाता है। फर्ज करें अगर पीरा के पास सिर्फ पीरा एक्ट होता तो जो पीरा एक्ट के अंदर होती है ना, पीरा सिर्फ उसको डील कर सकता। अब शेड्यूल लॉज का मतलब ये है कि जितने भी शेड्यूल लॉज है, फर्ज करें लैंड रेवेन्यू है, तो जो दूसरे डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है पीरा को ये भी कह सकती है कि आप लैंड रेवेन्यू के अंदर भी हेल्प कराएं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। क्लियर है? जैसे आजकल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हमारे गांव के अंदर आज भी आए हुए थे, कल भी आए हुए थे। जिन लोगों ने बयाने पे नहीं किए, जिन लोगों ने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, उनको वो जो माली पटवारी तहसीलदार साथ आते हैं, उस बंदे को पीरा वाले पकड़ते हैं और लेके चले जाते हैं। एंड देन वो बंदा जाता है शाम को पे करके छूट के आ जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, या उसके जो घर वाले हैं वो जाते हैं बेसिकली। तो ये दायरा कार वसी होता है। इसके अंदर मतलब ये है कि गवर्नमेंट इनको इन इन जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी हेल्प करने के लिए, या ये इनकी हेल्प कर सकते हैं मतलब पीरा वाले, या पीरा वाले उनसे हेल्प ले भी सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली शेड्यूल लास्ट के थ्रू आप दायरा कार बेसिकली पावर मजीद वसी होती है, एक उनका जुरिस्डिक्शन मजीद वसी होता है कि वो इन इन मामलों को देख सकते हैं।
आप लोगों ने जो हायरार्की याद करनी है ना, वो बेसिकली ये वाली याद कर ले, दैट्स इट, ये वाली। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बाद क्या आएगी आपके पास, ये सार्जेंट है, उसके बाद आईओ है, देन ईओ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ईओ के बाद एसडीओ है, एसडीओ के बाद हेयरिंग ऑफिसर है, हेयरिंग ऑफिसर के बाद हमारे पास कौन आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ जाता है, जिसे हम डर बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है अथॉरिटी, ये। अब उसमें पूछा जाए अथॉरिटी के अंदर कौन होते हैं, तो आप अथॉरिटी के 18 मेंबर्स बता सकते हैं। अगर आपसे वो पूछते हैं कि डर्ब के अंदर कौन से होते हैं, तो आप इसके 11 मेंबर बता सकते हैं। तो ये बेसिकली आपने इसकी हायरार्की कर लेनी है जी आमिर जी। उसके बाद है जी, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंपोजिशन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की क्या होगी। तो ये बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है, ये डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। और ये इसके बेसिकली 11 मेंबर है, जो मैं अभी बात कर रहा था। इसका जो चेयरपर्सन होता है वो डिप्टी होता है। एंड आप लोगों को मैं प्राइस कंट्रोल एक्ट के अंदर बढ़ा चुका हूँ। ये डिप्टी होगा, वो बेसिकली प्राइस को कंट्रोल भी कर रहा होगा, प्राइस के मामलात को भी देख रहा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। वहीं से जो डीसी है, वहां से लिस्टें आ रही होती हैं, लिस्टें बन रही होती हैं, और सारी जो भी प्राइसेस आपने फ्रूट की हैं, जितनी भी प्राइस कंट्रोल, जो मतलब हमारे कमोडिटीज हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके लिए जिनकी आपने प्राइस कंट्रोल करना है, जो कि 49 है बेसिकली, उनके बारे में जो लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीसी के थ्रू आ रही होती है। और उसके बाद जी, पूरे प्रोविंस लेवल के ऊपर तो प्राइस कंट्रोल जो काउंसिल होती है, वो चीजों को डिसाइड कर रही है उनकी प्राइस क्या होगी। सूबे लेवल के ऊपर प्राइस कंट्रोल काउंसिल होती है। एंड देन जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसको डीसी डील कर रहा होता है। देन उसकी भी एक पूरा ऊपर जो है वो एक कमेटी हायरार्की होती है, वो भी आप लोगों ने उसके अंदर देखी थी, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया भी था। देन इसके अंदर ये जी, डीसी होता है चेयरपर्सन, देन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, देन डिस्ट्रिक्ट हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल लॉज हैं। अब इससे पहले 5 थे, तो हम 11 करते थे, अगर मजीद 5 ऐड हो गए हैं, शेड्यूल लास्ट का मतलब है कि अगर आप 10 फॉर्मल जब 10 हो जाएंगे, तो फिर ये 11 5 16 मेंबर हो जाएंगे, क्योंकि शेड्यूल लास्ट 10 हो गए हैं और बाकी 6 मेंबर मिला के ये 16 हो जाएंगे। देन ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, देन ये डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेंबर है, देन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडीसीजी जिसे बोलते हैं, जो कि सेक्रेटरी भी होता है बोर्ड का, जो कि बोर्ड के मामलात को देख रहा होता है, मीटिंग कब करवानी है, मीटिंग कहाँ पे करवानी है, मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो कौन बना रहा होगा, वो सेक्रेटरी बना रहा होगा। और जो डेली मीटिंग आप लोगों के साथ फ्यूचर में कर रहा होगा, वो भी एडीसी जी कर रहा होगा या कर रही होगी। एनी अदर एक्सपर्ट कोऑपरेट फ्रॉम पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर। अब इसका मतलब ये है, आप कोई भी गवर्नमेंट का या कोई भी प्राइवेट बंदा, लेट्स सपोज पीरा वाले जनाब आपके इलाके में आते हैं और वहां पे किसी स्कूल के हेडमास्टर को बोलते हैं कि सर आप हमारी हेल्प करें, तो वो किसी प्राइवेट बंदे, लेट्स सपोज आपको गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसको भी ले सकते हैं, या फिर कोई डॉक्टर है, किसी हल्के फर्क प्राइवेट डॉक्टर है, उसको बोल सकते हैं, किसी प्राइवेट वकील को बोल सकते हैं कि जी आप हमारी हेल्प करें, तो वो 11 नवंबर कोई प्राइवेट या पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर से भी हो सकता है। और रही बात आप लोगों को ये शेड्यूल लास्ट की समझाने की बात, तो पहले हमारे पास शेड्यूल लास्ट 5 थे, तो मेंबर बनते थे हमारे पास 11। अब शेड्यूल लास्ट अगर 5 जो नए ऐड उनको भी काउंट करें तो 10, और बाकी ये 6 मेंबर मिला के हमारे पास कितने हो जाएंगे, 16 मेंबर। तो आप लोगों ने, अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप उनको पहले बता सकते हैं सर जैसे शेड्यूल पहले 5 थे शेड्यूल लास्ट, तो अभी हमारे पास मेंबर 11 थे, अब अगर 5 नए ऐड हो गए तो ये हमारे पास 16 मेंबर उसके हो जाएंगे जब ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जनाब, अब ये बच्चा था जिसका इंटरव्यू था, वो था एफआईए में काम कर रहा था। एफआईए के अंदर, अगर आप में से कोई एफआईए के अंदर काम कर रहा है, या जनरल भी आपसे पूछ सकते हैं, जो एफआईए होती है बेसिकली वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जिसके अंदर आजकल सीटें भी आई हुई हैं। उससे पूछा गया था कि आप क्यों स्विच करना चाह रहे हैं, अगर आप एफआईए के अंदर हैं तो आप ये क्वेश्चन बेसिकली इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। या आप किसी और डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं तो आप वो भी आप यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं। द एफआईए प्रेस्टिजियस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आई रिस्पेक्ट माई एक्सपीरियंस एंड लर्निंग देयर। अगर फर्ज करें आप कोई टीचर हैं, आप फर्ज करें कोई रेस्क्यू 112 के अंदर हैं, कुछ भी हैं, आप अपना जो प्रीवियस डिपार्टमेंट को बुरा कभी भी नहीं बोलेंगे, चाहे आप वहाँ पे जितने मर्जी तंग हैं, जितने मर्जी आपके हालात मुश्किल चल रहे हैं, आप अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर मैं वहाँ पे बड़ा तंग हूँ, वो मतलब वहाँ पे करप्शन ज्यादा है, वहाँ पे बदनवानी ज्यादा है, वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उसका मतलब ये है कि आप जब इधर आएंगे पीरा के अंदर, तो यहाँ पर भी आप तंग हो जाएंगे, और आप जैसे वहां पे भागना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी आगे भागना चाहेंगे। तो आप अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई रिस्पेक्ट माई एक्सपीरियंस एंड लर्निंग दे, कि मुझे जो वहां से मतलब रिस्पेक्ट मिली है, एक्सपीरियंस मिला है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ। हाउ पीरा प्रोवाइड डायरेक्ट फील्ड लेवल पब्लिक सर्विस इन पंजाब। तो पीरा बेसिकली क्या करता है, अब फर्ज करें आप टीचर हैं,
तो आप स्कूल के अंदर तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास डायरेक्ट पब्लिक लेवल की सर्विस उतनी ज्यादा नहीं है कि आप जो आप फील्ड में डेली जाएं, डेली काम करें एज अ टीचर। आप जो काम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा वो काम नहीं हो सकता। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली ये चाहती है कि आप डेली जाएं फील्ड के अंदर, अपना काम करें, पब्लिक सर्विस करें, तो उस तरह से बेसिकली जिसके अंदर लोगों के लाइफ के ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ सके। फर्स्ट अगर आप टीचर हैं, आपने किसी बच्चों को पढ़ाया है, वो 16 साल बाद इम्पैक्ट डालेगा, या 15 साल बाद, या जब भी आप उसको जिस लेवल के ऊपर पढ़ा रहे हैं। या अगर आप प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप अगर फर्स्ट क्लास सुबह जाते हैं तो शाम को जो गरीब आदमी है उनको चीजें सस्ती मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये इमीडिएट कह लें या क्विक जो है सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पीरा वर्क इज क्लोजली लिंक्ड विद पब्लिक वेलफेयर के साथ, इंक्रोचमेंट के साथ, एंटी इंक्रोचमेंट के साथ, एंड प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक नॉइसेंस के साथ काम कर रहा है। माई एक्सपीरियंस डिसिप्लिन, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पिछले डिपार्टमेंट वो डिसिप्लिन के थ्रू रहा है। इन्वेस्टिगेशन पब्लिक डीलिंग विद हेल्प मी परफॉर्म बेटर। अब ये बच्चा कौन है? ये FIA वाला है, तो इसके लिए इसलिए यूज किया गया वर्ड इन्वेस्टिगेशन का। अगर आपको कोई और डिपार्टमेंट है तो आप उसको अपना जो जनरल एक्सपीरियंस उसको यहाँ पे रख सकते हैं कि अगर आप टीचर हैं तो आपकी वहां पर भी क्या थी, पब्लिक डीलिंग थी, बच्चों को उनके एडमिशन है। और इट्स जो बच्चे हैं वो भी क्या है, जिनको पढ़ा रहे हैं वो भी तो पब्लिक डीलिंग ही है ना। कम्युनिकेशन आपकी वहाँ पे बेहतर होती है, सारी चीजें। अब जी व्हाट इज द स्कोप ऑफ FIA? तो FIA का स्कोप क्या बेसिकली? तो FIA डील्स विद फेडरल लेवल क्राइम, जो पूरे मतलब क्या लें कि वफाकी लेवल के ऊपर, जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान के लेवल के ऊपर आ जाती हैं। इट इन्वेस्टिगेट एंटी करप्शन केसेस, करप्शन को डील करता है। इट डील विद माइग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैटर्स, के जितने भी मतलब इमिग्रेशन होते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर जाना, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जो इंसानों की क्या लें कि उनको किसी जबरदस्ती किसी मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जाना, उनको ट्रैफिक करना, ये भी उसके अंदर आ जाता है। फर्स्ट करें किसी को नहीं मतलब बेच देना, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। इसका उर्दू वाला वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके अंदर आ जाता है बेसिकली। अगर आपके किसी के माइंड में आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा। देन जनाब उसके अंदर है, इट डील्स विद इमिग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैटर्स, इट हैंडल साइबर क्राइम एंड टेक्निकल। ये बेसिकली जो साइबर क्राइम इसकी विंग है ना, ये अब खत्म होगी। पहले इसकी 10 थी, अब एक खत्म, साइबर क्राइम को हटा के उन्होंने अब 9 रह गई हैं। या आगे मैंने नीचे लिखी भी हुई हैं आप लोगों के लिए विंग्स सर इसकी। जी जी। स्मगलिंग भी तो कहते हैं हाँ, इसको। स्मगलिंग भी है, ह्यूमन स्मगलिंग है, इंसानों की स्मगलिंग है, कोई नशावर पदार्थ है, चीजें हैं बेसिकली उनकी भी, जैसे कोई चरस हो सकती है, कोई और कोई ड्रग्स हो सकता है, उसकी भी ट्रैफिकिंग आप कर सकते हैं। आप नहीं मतलब जो जुर्म जुर्म करने वाले वो करते हैं। इट वर्क्स ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली जो फर्ज करें डॉलर्स को पर्स में डालते हैं और उसको लेके चले जाते हैं बाहर। अब ये इतना आसान था पहले, लेकिन अब FIA के आने से वो इतना आसान नहीं रहा। तो आपको बड़ा छुपा के अगर ले जाते, फिर भी वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और कोशिश ये करते हैं सर कि आप कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग ना कर सके। जी। सर इसमें करप्शन भी तो बहुत ही होती है FIA में, करप्शन होती है? बहुत ज्यादा सर। आप FIA से हैं? यस, नहीं मैं तो नहीं हूँ, लेकिन सर वो अभी मोहसिन नकवी भी तो आके ये श्योर करवा रहा था कि आप इस दफा आए, इस दफा कोई सीट पर पैसे नहीं होंगे और कोई करप्शन नहीं होगी, क्योंकि पहले एक सीट का 20 लाख रुपए लगता था कि 20 लाख मिलेगा तो सीट पे होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बात कर रहे हैं आप? सिलेक्शन में भी, और जब कोई जा रहा हो बाहर अगर यहाँ से, तो आपको 5,000 रुपया देना पड़ता है, तब आपका पासपोर्ट पे ऑफलोड नहीं लिखेंगे। मेरा भाई गया था, उनसे कहा था, मांगा था। यार देखिए, अगर हम बाय द बुक चलें तो हमें ये तासुर इंटरव्यू के अंदर देना होगा कि अब देखिए ये यहाँ पर इतना ज्यादा वैलिड क्वेश्चन आपका नहीं है फर्ज करें, क्योंकि अभी जिस उस बच्चे से पूछा जाएगा जिसका बैकग्राउंड FIA से है, तो उससे भी पूछा जाता है तो वो यही कहेगा कि सर मतलब मुझे ऐसा कोई ऐसा केस नहीं लगा। अगर कोई होता भी है तो उसके ऊपर FIA बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, उसके ऊपर जो भी FIA का रूल होगा, FIA उसको फर्ज कर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसको जॉब से निकाल देगी। तो FIA का एक पूरा मनोरम इदारा है, आप अपने इदारे को हमेशा डिफेंड करते होते हैं। और अगर करप्शन कोई इस तरह का चीज है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसका एक अच्छा आंसर, डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं कि सर पहली बात तो वहां पर मेरा कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो FIA एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है, डिसिप्लिन इदारा है, वो इन चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता रहता है। कोई ऐसी चीजें होती हैं तो सर उसको वो जॉब से निकाल देते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर आपसे फिर पूछ लें किसी के ऊपर आपने देखी है तो आप कहेंगे सर मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी ऐसी आम प्रैक्टिस होती नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ती होती है इस तरह से। तो आप एक डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। और रही बात मोहसन नकवी साहब जैसे कह रहे हैं कि जी करप्शन नहीं होगी, सीटें फेयर होंगी, होप सो अल्लाह करे ऐसा ही हो, और ये अच्छी बात है। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं या अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, तो उनको जॉब और एक सिक्योर फ्यूचर मिलना चाहिए, और करप्शन कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बुरी चीज है। If it works only on anti-money laundering and counter-terrorism matters है, it also coordinate with Interpol and other national international agencies हैं।
तो जो FIA है बेसिकली इंटरनेशनल तौर पर भी पुलिसिंग करती है, इंटरपोल के साथ कनेक्ट रहती है। फर्ज करें कोई ऐसा मुजरिम है जो पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल मुजरिम है, किसी दूसरे कंट्री के अंदर चला गया है, तो FIA इंटरपोल से कनेक्ट करके उस बंदे को वापस ला सकती है। अगर किसी दूसरी कंट्री का पाकिस्तान के अंदर आ गया है, तो वो इंटरपोल पाकिस्तान की FIA को कह के उस बंदे को उस कंट्री के अंदर वापस लेके जा सकते हैं। ये इंटरनेशनल पुलिसिंग होती है बेसिकली, तो ये FIA उसका भी हिस्सा होती है। हाउ मैनी विंग्स ऑफ द FIA, तो ये बेसिकली इसकी 9 विंग्स हैं। ये आपने इसका जो FIA के अंदर है वो स्पेशली याद कर लें, उनको वैसे भी पता होता है। और बाकी आप लोगों के लिए FIA का नाम ज़्यादा जरूरी है, और इसके ये याद कर लें कि 9 विंग्स हैं। अगर आप इसको याद करना चाहें तो ये अच्छी बात है, बुरी चीज़ नहीं है। और ये इंटरव्यू के क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो आप इसको पढ़ लाजमी लीजिएगा। देन जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EU एंड IO? इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के दरमियान फर्क, ये हमने पीरियड के अंदर भी पढ़ा है, पीरियड रूल्स के अंदर भी पढ़ा है। आई थिंक उसके ऊपर ये मैंने 10 डिफरेंसेस लिखे हैं, और 10 जनाब इसके ऊपर मैंने जो है डाटा प्रोवाइड किया आप लोगों को, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इन्फोर्समेंट शेड्यूल, लॉज, प्रिवेंट वायलेशन ऑफेंसेस हैं, कनेक्ट फील्ड ऑपरेशंस हैं, ये बेसिकली आप सारे के सारे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जनाब ये 10 ड्यूटीज EOs की थी, देन ये IO की है। ये सारी अलग अलग मैंने आप लोगों के लिख दी हैं। 5 तो मेन सर डिफरेंस। जी जी। तो सर ये जो आयो का इंटरव्यू तो उन्होंने मतलब इतना टफ किस्म का नहीं लिया, तो ईओ का इंटरव्यू भी ऐसा ही है, मतलब ज्यादा टफ नहीं होगा, बेसिक रखा है। देखिए ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, हमने तैयारी अच्छी करनी है। अल्लाह ना करे आपका टफ हो जाए, आप तो ये कहते रहेंगे ना कि जी मेरे साथ जाती हुई है, मुझे क्यों निकाला, मुझसे पहले आसान इंटरव्यू थे, मुझसे बाद आसान इंटरव्यू थे, मेरे के ऊपर है। मतलब वो कि आप कहेंगे कि मेरे लिए ही पता नहीं इन्होंने क्या किया है, तो वही आप नवाज शरीफ वाला कलमा दोहराते रहेंगे। तो इसलिए हम तैयारी अच्छी करेंगे। आगे अगर वो इंटरव्यू सिंपल रखते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, टफ रखते हैं तो हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा सर, मेरे एक दो क्वेश्चन है, सॉरी सर। सर आपने लास्ट ईयर्स भी आपने बच्चों को तैयारी करवाई थी, उन्होंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा, तो आपको पहला क्वेश्चन सर ये कि आपको क्या लगता है कि इस साल वो टफ इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं या लास्ट ईयर उन्होंने टफ इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे? और सर सेकंड क्वेश्चन, हम अगर हम हमसे वो किस किस्म का सवाल पूछेंगे कि हम उन्हें मेंबर्स की डिटेल्स बताएंगे कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर भी आते हैं ये भी, और किस ऐसा कौन सा क्वेश्चन वो करेंगे जिसपे हम डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी के बाद DG और फिर STO, DC और फिर STO की तरफ चले जाएंगे हायरार्की के बाद? थैंक यू। और पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि लास्ट टाइम इंटरव्यूज और इस दफा इंटरव्यूज, लास्ट टाइम इस साल से कंपैरेटिवली इंटरव्यूज आसान रहे थे। अब आसान का मतलब ये नहीं कि सबसे आसान, क्योंकि लास्ट टाइम पहली दफा डिपार्टमेंट बना था, उनका इरादा था कि हम बंदे ज्यादा से ज्यादा, और उनका एक रेशो ये भी रही थी कि उन्होंने एज कम्पेयर टू ज्यादा एज वाले लोग सेलेक्ट किए थे कि जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट से सर्व कर रहे थे। अब एक बंदा बिल्कुल ही है ना ऐसा कि जिसको पता ही कख नहीं है और किसी डिपार्टमेंट से सर्व कर रहा है, तो उसको तो वो हायर नहीं करेंगे। लेकिन कंपैरेटिवली जो किसी पुलिस डिपार्टमेंट से थे, किसी दूसरे फोर्स वाली जॉब से थे, उन्होंने उनको हायर किया नंबर 1 के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर उन्होंने एक्सपीरियंस को भी मैटर किया। और लास्ट टाइम कंपैरेटिवली डेफिनेट बात ये है कि इंटरव्यू थोड़ा सा, अगर लेट्स सपोज इस दफा इंटरव्यू की जो टफनेस वो 90% है, तो लास्ट में 85% रही होगी। इतना फर्क होगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है कि आप ये समझें कि जी बहुत ज्यादा फर्क था। जो मोहम्मद अहमद अली कम्बोज साहब, उन्होंने लास्ट में इंटरव्यू बड़े सख्त और बड़े अच्छे खासे किए थे। 25-25-30 मिनट तक इंटरव्यू लेके जाते थे। अगर कोई बच्चा जिसको कख भी नहीं ना आता, उसका भी इंटरव्यू 25-30 मिनट करते थे। उसको मतलब फुल वो एंड तक लेके जाते थे कि शायद ये बच्चा सेलेक्ट हो जाए, या शायद ये बच्चा कुछ नया काम कर दे, या शायद ये बच्चा अगर अच्छा कर रहा है कोई ऐसी बात करे कि जिससे हम इसको निकाल दें। क्योंकि आपको इंटरव्यू लिया ही सही था ना 25-30 मिनट का, कि पहले 2-4 मिनट तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, उसके बाद आप अपनी ओरिजिनल चीजें के बारे में आते हैं, अपनी नेचर के बारे में आते हैं, तो ये टाइम लगता है। तो वो इसलिए फिर वो आपका इंटरव्यू थोड़ा लंबा करते हैं। तो लास्ट में अगर फर्ज करें 85% टफनेस थी, इस दफा 90% होगी। और थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि लास्ट टाइम 3 मेंबर थे, इस दफा 4 मेंबर हो गए हैं। चौथा मेंबर ऐड, उसने भी तो क्वेश्चन करने हैं ना, तो वो क्वेश्चन की जो है कह ले क्वांटिटी बढ़ी है, और क्वांटिटी के साथ फिर क्वालिटी भी बढ़ती है, और आपने फिर सबके आंसर करने होते हैं, और आप फिर ज्यादा मुहतात रहते हैं। जब फर्स्ट करें 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे परफॉर्म कर लिए हैं, अगर आप तो आप फिर, अगर आपको कह दिया जाए चलें जी आप गुड आप जाएं, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर भाई 10 के बजाय आपसे 30 क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो फिर आपके पास और ज्यादा मुताज रहते हैं, आपको और ज्यादा आंसर देने हैं, और आपने और ज्यादा कंपोज कॉन्फिडेंट रहना है कि आप एंड तक अपने 30 क्वेश्चन तक जस्टिफाई रखें खुद को, और आपने आपको बेस्ट कैंडिडेट वहां पे साबित करें। और रही बात कि हायरार्की के मुतालिक, हायरार्की बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, सबसे पहले आप अगर हायरार्की पूछते हैं पीरा की, सार्जेंट है जी, IO है, EO है,
एसडीओ है जनाब, उसके बाद हेयरिंग ऑफिसर है, देन आपके पास बोर्ड है, देन उसके ऊपर आप लोगों के पास क्या है, अथॉरिटी है। इसके अलावा आप किसी और हायरार्की में ना जाएं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको समझाने लगा था, अगर किसी के समझ में आ जाए तो वो पढ़ ले, अदरवाइज सबसे बेस्ट जो हायरार्की आपकी वो ये ही है। इसके अलावा आपकी कोई और हायरार्की है ही नहीं है। अब इसके अंदर वो आपसे पूछ रहे थे अथॉरिटी के मेंबर कौन से हैं, तो आपके 18 हैं, आप उसको आगे फर्दर बता सकते हैं। आपसे वो बोर्ड के मेंबर पूछ सकते हैं तो आप बता सकते हैं। आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि बोर्ड और अथॉरिटी के दरमियान में को हो सकते हैं, तो हो सकते हैं कोई डिफरेंट स्टाफ के मेंबर हो सकते हैं। अब अथॉरिटी तो फुल टॉप नॉच है ना ऊपर वाली, उसके अंदर उसके अंडर और भी लोग काम कर रहे हैं। कोई टेक्निकल टीम को देख रहा होगा, कोई कम्युनिकेशन कर रहा होगा, कोई फर्ज करें जो आप लोग देखते हैं ना फेसबुक और यूट्यूब, उस तरह उनके सोशल मीडिया को हैंडल कर रहा होगा, उनके भी तो अपने वो हायरार्की होगी ना, या उनका भी अपनी पोस्ट होगी। तो बेसिकली वो भी इसी के अंदर लोग आ रहे होंगे। तो आपने जो हायरार्की बतानी है वो आपकी बेस्ट बेस्ट हायरार्की यही है। इसके अलावा कोई और आप ना बताइएगा। हाँ, इसके अंदर फर्दर आपसे वो डिटेल में जाते हैं तो आप अथॉरिटी के बारे में पूछेंगे तो आप फिर अथॉरिटी के अंदर में चले जाएंगे। अगर बोर्ड के अंदर जाते हैं तो आप बोर्ड के अंदर चले जाएंगे। बेसिकली पहले ऐसा होता था कि हेयरिंग ऑफिसर है 17वें स्केल का, उसके ऊपर डीजी था, ये 17 स्केल का है, ये 19 स्केल का है, 19 या उसके अबाव। ठीक है, इसके दरमियान था एक अथोराइज्ड ऑफिसर जो 18 या 18+ स्केल का था। क्लियर है। अब ये पीरा जो अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने ये किया है कि ये इन्होंने पोस्ट खत्म कर दी है, और इसकी जितनी भी पावर्स थी ना फर्ज करें, वो सारी की सारी उन्होंने डीजी को दे दी हैं। तो अब जनाब ये है कि ये दरमियान वाली जो पोस्ट है वो खत्म हो गई है। क्लियर है। अब जो ऑथराइज ऑफिसर वाली पावर्स थी वो भी सारी सारी डीजी के पास चली गई है। अब हियरिंग ऑफिसर के ऊपर बोर्ड आ जाता है, एंड देन बोर्ड के ऊपर डीजी है, दरमियान में ऑथराइज ऑफिसर है ही नहीं। क्लियर है। इसके ऊपर बताएं मुझे। ठीक है सर। देन उसके बाद जी ये है, अब पीरा की एक हायरार्की है। पीरा की हायरार्की के अंदर ये होता है कि ये हियरिंग ऑफिसर के नीचे होता है एसडीओ। एसडीओ है 16वें स्केल का। ये पीरा डिपार्टमेंट का अपना बंदा हो सकता है, पीएमएस का हो सकता है, आप लोगों को पढ़ा है ना आपने, पीएमएस का हो सकता है, सीएसएस का हो सकता है फर्ज करें, सॉरी पीएमएस का ही होगा। और उसके अलावा अब ये एसडीओ है, एसडीओ के ऊपर होता है हमारे पास हेयरिंग ऑफिसर। कल को पीरा डिपार्टमेंट खुद अपने हेयरिंग ऑफिसर भी लगा सकता है। ऐसा लाजमी नहीं कि हर दफा ये सीएसएस पीएमएस वाले लोग ही लेंगे। फर्ज करें कल को पीरा चाहता है कि हम अपने बंदा ये जो एसडीओ को प्रमोट करके हेयरिंग ऑफिसर बना दे, तो अपने बंदे को भी बना सकते हैं। आजकल बेसिकली जो एसी हजरात हैं तहसील के अंदर, तहसील लेवल के ऊपर, वो बेसिकली सरंजाम दे रहे हैं एज आ हेयरिंग ऑफिसर की ड्यूटी भी। वो एसी भी हैं साथ में, और उसके बाद उनकी एक्स्ट्रा मतलब कह लें कि उनके पास ड्यूटीज आई हुई हैं। जैसे हम फर्ज करें मेरी एक गवर्नमेंट जॉब है, और साथ में मैं एक यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, और मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ाता भी हूँ। असल मेरी जॉब है गवर्नमेंट जॉब, मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो मुझे ये एडिशनल काम मैं करता हूँ। ऐसे ही जो फर्ज करें तहसील के अंदर एसी होता है, उसके पास एडिशनल पीरा के काम भी आ गए, तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई है। बेसिकली ये ना कि वो सारे के सारे जो अब जिस सब डिवीजन के अंदर जो हेयरिंग ऑफिसर आ रहा है, उसको जिसको दी गई है तो उसको देखेगा ना। और तहसील लेवल के अंदर ज्यादातर क्या होता है, कुछ ऐसी मतलब ज्यादातर मैक्सिमम जो सब डिवीजन होती हैं वो तहसील के अंदर ही आ रही होती हैं, तो वो उसको देख रहा होगा। और फर्ज करें कुछ जो सब डिवीजन हो रही होंगी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आ रही होंगी, तो उसको डिस्ट्रिक्ट वाले देख रहे होंगे फिर। तो ये बेसिकली अब उसके दरम्यान 5 फर्क थे, तो ये आप लोगों ने फर्क देख लेने हैं। इसको आपने मतलब क्या लें कि नजरअंदाज नहीं करना। ये अटेंडेंट ड्यूटीज मैंने लिखी थी आप लोगों के लिए, एंड देन उसके दरम्यान 5 डिफरेंस लिखे थे। अब डिफरेंस के अंदर बेसिकली क्या है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड इन्फोर्समेंट। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा वो इन्फोर्समेंट करेगा एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस होगा। जो आईओ होगा वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। आफ्टर एन ऑफेंसेस आर वायलेशन इज डिटेक्टेड। अब फर्ज करें जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ना, उसने कोई ईपीओ जारी कर दिया है, किसी बंदे को फर्ज करें पकड़ लाए हैं, कुछ भी किया है, अब उस मामले के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही करेगा बेसिकली। वर्क्स टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ वायलेशन और ऑफेंसेस थ्रू पेट्रोल इंस्पेक्शन एंड इन्फोर्समेंट एक्शन। तो ये पेट्रोल इंस्पेक्शन जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो रात को पेट्रोल करते हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन करवा रहे हैं। तो वह अब इसका काम क्या होगा, अब इसका काम आईओ का होगा। उसने कलेक्ट जो है वो फैक्ट्स हैं वो ढूंढने हैं कि जो जुर्म हुआ है जिस बंदे ने किया उसने किया है नहीं किया, सबूत ढूंढने हैं, एविडेंस ढूंढने हैं। एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जो भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, अब उसके दरमियान जो भी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं किसी बंदे को गिल्टी साबित करने के लिए या फिर उस केस को सुलझाने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन जो आईयू है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, सबूत इकट्ठे कर रहा होगा। मस्ट ओबे एंड एग्जीक्यूट ऑर्डर्स ऑफ एसडीओ, कंडक्ट्स इंक्वायरी मेनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इनिशिएटिंग अथॉरिटी। अब बेसिकली ये भी तो
हमें पता है कि सारे के सारे एसडीओ के अंडर ही होते हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या करना होता है, आईओ ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि एसडीओ की बात नहीं मानता, ये हायरार्की के अंदर एसडीओ के अंडर काम कर रहा है और एसडीओ के सारे ऑर्डर से मान रहा होगा, लेकिन इसका मेनली काम क्या है कि फर्ज करें अब इसको कोई केस है, वो इनिशिएट किया है जी इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने, तो वो इसको कह देगा जी आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये ज्यादातर जो मतलब ऑर्डर्स हैं उस केस के मुतालिक ये ईओ के मान रहा होगा, या एसडीओ ने कोई केस शुरू किया है तो ये उसने इसको केस दिया है, ये इसकी बात मान रहा होगा। हेयरिंग ऑफिसर ने कोई केस शुरू किया है तो ये इसकी बात उसको उस केस के मुतालिक उसको फॉलो कर रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि फर्ज करें केस उसको दिया है एसडीओ ने, तो ये जनाब इन्फोर्समेंट ऑफिसर को चला जाए उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, क्योंकि इनिशिएटिंग अथॉरिटी एसडीओ है तो इसने एसडीओ को ही रिपोर्ट करना है, तो इसने उसको केस के स्पेसिफिक ये चल रहा होगा लेके। और उसके सर अलावा लास्ट टाइम एक क्वेश्चन हुआ था कि जो आईओ है वो इंस्पेक्शन कर सकता है। नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की पावर जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास है। ये डिफरेंस के अंदर कहीं भी नहीं लिखा होगा कि फर्ज करें वो कर सकता है, ये लेकिन हमने पढ़ा यहाँ पे इन्फोर्समेंट जो है वो करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा। सिर्फ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जो पावर है प्राइस कंट्रोल करने की, इंस्पेक्शन करने की, वो ईओ के पास है, आईओ के पास नहीं है। वो जी मस्ट ओबे एंड सर एग्जीक्यूट। जी जो है इंस्पेक्शन वो तो वो होती है ना, आप चेक करते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं, और इन्वेस्टिगेशन में आप एविडेंस कलेक्ट करते हो, ऐसा हाँ ही जी। है। अब इसके अंदर ये भी है ना इन्फोर्समेंट के अंदर फर्ज, हाँ जी आपने सही कहा। और इसके अलावा भी अगर फर्ज करें कोई प्राइस कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्शन करने गए किसी दुकान के ऊपर, तो जो ईओ है ना उसकी अपनी आईडी होती है प्रॉपर। फर्ज करें अगर आपका नाम जी अरूज है तो आपकी एक आईडी होगी अरूज के नाम से, आईयू की इस तरह की कोई आईडी नहीं होती कि आईयू जुर्माना नहीं कर सकता, वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। तो ये इंस्पेक्शन करना सारा काम इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है। जो आईयू होगा बेसिकली वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा, सबूत इकट्ठे कर रहा होगा, और वो सारी फर्ज करें आप जाते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट करने, इंस्पेक्शन करने, और वहां पे वो बंदा जो है वो मतलब चीजें सही नहीं बेच रहा, अब उसके जो सबूत इकट्ठे करने वो आईयू का काम है, वो सबूत इकट्ठे करेगा कि वाकई जनाब ये चीज बंदा इसने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, तो ये जुर्मवार है, इसका ये सबूत है, और इसने फलां चीज नहीं की, तो वो इस तरह से मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा। उसके बाद जी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर सर है, सर मेरा क्वेश्चन है एफआईआर जो है वो सिर्फ ईओ दे सकता है या आईओ भी दे सकता है? एफआईआर सिर्फ एसडीओ देगा बच्चे, ना आईओ दे सकता है ना आईओ दे सकता, कोई भी नहीं। ये दोनों सर एफआईआर रजिस्टर रजिस्टर एसडीओ करेगा ना, पर रेफर तो कर सकते हैं ना आईओ और ईओ। बच्चे, बच्ची ने क्वेश्चन पूछा है एफआईआर कौन दे सकता है, जिसके पास पावर है फाइनल, तो ये दोनों रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेंट देंगे कि एसडीओ को साहब को सर ये मामला दरपेश आया है, ये मतलब कह लें कि इंक्रोचमेंट हुई हुई है, तो इसके ऊपर ये सारे के सारा उसको लिख के देंगे, बकायदा इस्तगासा बना के देंगे कि सर ये हमें मतलब फील्ड के अंदर हमने देखा है ये मसाइल है, तो इसके ऊपर हमने फलां बंदे के खिलाफ एफआईआर देनी है। अब एसडीओ की जवाबदीदा है वो आपकी एप्लीकेशन को लेके एफआईआर दे या आपको कहे कि इसके ऊपर एफआईआर नहीं देनी, सेट अवे आपको अगर समझाने के लिए कहूँ तो एसडीओ की पावर है, आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंप्लेंट दे सकते हैं, अपना पूरा वो इस्तगासा लिख के उसको दे सकते हैं कि सर ये मसला पेश आया है, ये चीजें हैं, तो इसके ऊपर एफआईआर देनी है, तो आप काइंडली इसके ऊपर एफआईआर दे दें। तो अब एसडीओ की जवाबदीदा वो एफआईआर देता है या नहीं देता। क्लियर है? सर एक और क्वेश्चन है लास्ट में बच्चे अभी देख ले, चले कर लें अभी, सर, आप लास्ट में कर लें अभी, कोई मसला नहीं है अभी। मैं ये अब कहना चाह अगर रहा था कि मतलब कि हमने कोई मतलब फैसला दूसरे की नज़र में गलत कर दिया है ईओ के तौर पे, तो जो हमारे खिलाफ जो मुकदमा जाएगा वो एसडीओ के पास जाएगा या हेयरिंग ऑफिसर के पास जाएगा? दोनों के पास जा सकते हैं बच्चे। देखिए अगर आपने कोई जुर्माना कर दिया फर्ज करें किसी बंदे के खिलाफ, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए मैक्सिमम जो केसेस हैं वो जाएंगे किसके पास, हेयरिंग ऑफिसर रिप्रेजेंटेशन को डील कर रहा होगा। फाइन जो कम ज्यादा करना है वो पावर हेयरिंग ऑफिसर की है, एसडीओ की नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो है वो एसडीओ भी आपके ऊपर हायर अथॉरिटी है, तो एसडीओ के खिलाफ एसडीओ के पास भी कोई बंदा एप्लीकेशन लेके जा सकता है कि सर आपका जो ईओ है वो जबरदस्ती कर रहा है, गलत मतलब हमारे साथ कर रहा है, और वो वहां पर हमें गलत फाइन करके आ जाता है, तो आपकी हायर अथॉरिटी तो एसडीओ भी है ना, उसके पास भी कोई बंदा एप्लीकेशन लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपने कोई फाइन कर दिया, जुर्माना कहीं पे कर दिया है, तो आपके जुर्माने को कम करना, ज्यादा करना, जुर्माना खत्म करना, रिप्रेजेंटेशन के लिए वो बंदा हियरिंग ऑफिसर के पास ही जाएगा। क्लियर है? सर क्योंकि इसी में एक चीज ऐड कर देती हूँ, वो जो सर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है वो हमारे पास रिड्रेसल कमिश्नर के पास जाएगा, या और करंटली कौन उसको देख रहा है अभी? अभी आज तक वैसे मेरा ख्याल अभी तक जो देख रहे हैं वो डीसी साहब ही देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले ही उसको देख रहे हैं। अगर कोई भी बंदा अपनी पावर को सही यूज नहीं करता, जो एसडी होता है वो बेसिकली उसके पास दो है, वो इलीगल कह लें कि मिस यूज या पावर मिस यूज ऑफ पावर कहा जाता है या इनएफिशिएंसी कहा जाता है, उसकी वो रिपोर्ट बना के डीसी के पास भेज देता है, और जनाब डीसी उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा था, उसको बंदे को बुला के सुन रहा था,
एंड अगर ज़्यादा मामला बढ़ जाए तो फिर डीजी के पास भी चली जाती है। जो डीजी है वो भी एज अ रीड्रेसल कमिश्नर के तौर पे काम कर रहा है, वो भी सुन रहा है। हैज़ पावर टू इशू ईपीओ अंडर द एक्ट, ईपीओ जारी कर सकता है। देन जनाब जो हमारे पास आईयू है वो सर्चिंग है, सर्चिंग का पर्सन रीजनेबल सस्पेंशन है, वो सस्पिशियस, तो उसके ऊपर मतलब किसी बंदे को तलाश करना है तो ये कर सकता है। जो ईपीओ की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ ईओ के पास है, आईओ के पास नहीं है। तो ये इसके दरमियान फर्क है। व्हाट इज हेयरिंग ऑफिसर? हेयरिंग ऑफिसर क्या होता है? हेयरिंग ऑफिसर इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अथोराइज्ड बाय द अथॉरिटी। मतलब हेयरिंग ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर है जिसको कौन अथॉरिटी अथोराइज करती है कि आपके पास मतलब हेयरिंग ऑफिसर की पावर्स हैं to hear and decide the representations filed by an offender or aggrieved person। फर्ज करें किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है, वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, या फिर कोई अग्रीव्ड पर्सन है जिसकी कोई शिकायत है तो वो भी आगे क्या कर सकता है, अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो उसके अलावा हियरिंग ऑफिसर को कौन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी जो है वो अथोराइज करती है कि आपके पास ये पावर है हियरिंग ऑफिसर की, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हियरिंग ऑफिसर मस्ट बी एन ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान। ये बेसिकली पैसे होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। पैसे हो सकते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो सकते हैं, या फिर प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस जिसे हम पीएमएस कहते हैं, तो ये यहाँ से भी हो सकते हैं। इन बेसिक स्किल इनका 17वां स्केल होता है, या फिर से अबव होता है इन द सब डिवीजन। द हियरिंग ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू रिव्यू एनफोर्समेंट एक्शन सच एज फाइन्स, कन्फिस्केशन ऑफ आर्टिकल्स और व्हीकल सीलिंग है। तो ये बेसिकली इस तरह से इसको देख रहे होंगे। ऑफ प्रेमिसेस है, रिमूवल ऑफ एनफोर्समेंट एनक्रोचमेंट है, पब्लिक न्यूसेंस इन मैटर्स हैं एंड अदर रिलेटेड मैटर्स एक्शन टेकन बाय ईओज हैं। तो ये बेसिकली ईओ और एसडीओ के ऊपर सब डिवीजन के अंदर, फर्ज करें एक सब डिवीजन है ना, तो उसके अंदर उस सब डिवीजन के अंदर ईओ है, आईओ है, ईओ है, एसडीओ है, उसके ऊपर हेयरिंग ऑफिसर होगा। और दूसरी सब डिवीजन के अंदर इस तरह से अलग से हेयरिंग ऑफिसर होगा। तो हर सब डिवीजन के ऊपर एक हेयरिंग ऑफिसर लगाया जाता है ताकि वो उस मामला को देख रहा हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्यूटीज ऑफ हेयरिंग ऑफिसर हैं, तो ये मैंने 10 आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। आप इसको जैसे आप लोगों को ये आती भी हैं, वही रिप्रेजेंटेशन केस करना, उसको रिप्रेजेंटेशन करना, उसके अगर कोई कन्फिस्केट आर्टिकल किया हुआ है उसकी किस्मत का फैसला करना। उसके अलावा जनाब ये हो सकता है कोई भी अगर कोई जुर्माना कम ज्यादा करना है, तो ये आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बड़ी अच्छे से पहले लेक्चर पढ़ाई भी हुई है और ये आपको पता भी है। तो ये आप इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। फिर भी ये ड्यूटीज ऑफ ईओ है, अभी हम पढ़ के भी आ रहे हैं, तो ये आगे फिर फर्दर बार दूसरा क्वेश्चन किया गया था, तो ये बेसिकली इस तरह से आपने इसको देखना है। देन व्हाट आर द बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस? ऐसे ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं जो बेलेबल होते हैं और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं? तो ये बेसिकली इसके ऊपर ये लिखे हुए हैं। बेलेबल ऑफेंसेस आर लेस ऑफेंसेस या लेस सीरियस क्राइम, जैसे क्राइम जो इतने ज्यादा सीरियस या इतने ज्यादा डेंजरस क्राइम्स नहीं होते, तो वो जाहिर से उनके बाद आप बेल हो सकती है। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। एंड देन होते हैं हमारे पास नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं इन बेल इज अ लीगल राइट ऑफ अक्यूज्ड। मतलब जिसके पास, जो अक्यूज है, जिसने जुर्म किया, उसके पास ये राइट हासिल होता है कि वो जनाब बेल ले सकता है, अपनी जमानत करवा सकता है। और जो हमारे पास पुलिस और कोर्ट में ग्रांट बेल अकॉर्डिंग टू लॉ, कि वो मतलब कानून के मुताबिक जो हमारे पास क्या है बेसिकली, जो कोर्ट है या जो पुलिस है या फर्दर मतलब जो भी लॉ वाली एजेंसीज हैं, वो बंदे को बेल दे सकती हैं जो उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहा है, क्योंकि वो जो जुर्म है वो लेस सीरियस है, इतना ज्यादा हेनियस क्राइम नहीं है, इतना ज्यादा सख्त क्राइम नहीं जिसके ऊपर मतलब उस बंदे को बेल ना दी जा सके, तो इसलिए उसके ऊपर बेल दी जा सकती है। एंड देन ये कोई इतनी ज्यादा परेशानी वाला या ज्यादा कोई सीरियस क्राइम या 302 वाला क्राइम नहीं है। देन उसके ऊपर हमारे पास चौथे नंबर के ऊपर है नॉन अवेलेबल ऑफेंसेज हैं और मोर सीरियस ऑफेंसेज है। ये वो बहुत सारे सीरियस ऑफेंस जिसके अंदर आपको बेल नहीं दी जाती जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता। इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप बेल नहीं ले सकते, और जो जुर्म करने वाला है, जो मुजरिम है या जो मुलजिम है, उसका राइट नहीं होता बेल, उसको बेल नहीं मिल सकती। कोर्ट डिसाइड्स बेल आफ्टर कंसिडरिंग फैक्ट, एविडेंस एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस। जो कोर्ट है वो बेसिकली डिसाइड करती है, कोर्ट डिसाइड बेल आफ्टर कंसिडरिंग फैक्ट। जो कोर्ट है वो फैक्ट को चेक करती है, एविडेंस को चेक करती है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को चेक करती है कि कितना सीरियस क्राइम है, क्या वो सीरियस क्राइम है या लेस सीरियस क्राइम है, इसके ऊपर बेल बन सकती है, बेल नहीं बन सकती, तो ये बेसिकली कोर्ट डिसाइड कर रही होती है। और पीरा के अंदर जितने भी ऑफेंसेज हैं वो सारे के सारे आप लोगों के नॉन बेलेबल हैं। नॉन बेलेबल मतलब फर्ज करें उस बंदे ने कोई चीज प्राइस, किसी चीज की ज्यादा की हुई है, वो महंगी चीजें बेच रहा है, तो उसको जो जुर्माना होता है उसने फौरी पे करना है, वो ऐसा उसको माफ नहीं हो सकता। उसको अगर पकड़ लिया गया है तो जो भी पीरा का जो एक्ट है, पीरा का रूल जैसे कहता है, उसको बेल तभी मिलेगी जब उसके ऊपर वो अपना
प्रॉपर अपना वो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर लेता, पीरा के अंदर जितने भी ऑफेंस वो नॉन बेलेबल होते हैं। सर वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक एक एग्जांपल दे दें हमें, बेलेबल ऑफेंस की और नॉन बेलेबल ऑफेंस की। दे सकते हैं। तरण जी, जी व्हाट ठीक है वाज द सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीरा व्हेन डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टेड? कि पीरा डिपार्टमेंट की जरूरत क्यों थी जब पहले डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे? तो ये उसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप बच्चों में के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और ये पीरा वाले भी क्वेश्चन आप लोगों से कर सकते हैं। पीरा वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। पहले इसे जो इन्फोर्समेंट की जाती थी वो यूनिफाइड नहीं थी, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पास काम थे। प्राइस कंट्रोल फर्ज करें बल्दिया वाले कर रहे थे, जो इन्फोर्समेंट उसको एसीडीसी देख रहे थे, और इसके अलावा जितने भी मामला था पब्लिक नुइसेंस उसको पुलिस देख रही थी कहीं ना कहीं, कभी एसीडीसी देख रहा था, कभी बल्दिया वाले देख रहे थे। तो वो यूनिफाइड नहीं था, स्कैटर था, किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। प्रीवियसली इन्फोर्समेंट पावर्स वर स्कैटर्ड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के पास पावर थी, किसी एक डिपार्टमेंट के पास यूनिफाइड या यूनानिमसली पावर नहीं थी। दिस काज्ड डिले, वीक कोऑर्डिनेशन एंड ओवरलैपिंग रिस्पांसिबिलिटी। मतलब एक तो डिले हो जाती थी, फर्ज करें अगर कोई तीनों डिपार्टमेंट राजी नहीं है उस चीज के ऊपर काम करने में, या फर्ज करें कोई बहुत ज्यादा मतलब पावरफुल बंदा है, उसने कोई इन्फोर्समेंट की हुई है, तो फर्ज करें ये आप बोलते हैं पुलिस वाले को तो वो भी कहते हैं सर ये तो हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। अगर आप बोलते हैं एसीडीसी को, वो कहेंगे हमारा काम नहीं है। बल्दिया वाले को वो कहेंगे हमारा काम नहीं है। अगर वो करना चाहें तो वो तीनों भाग के आ जाएंगे कि ये हमारा ही काम है हम करेंगे, अगर ना करना चाहें तो वो तीनों मुंह फेर लेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, इससे डिले हो सकता है, वीक कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ओवरलैपिंग। मतलब क्या है ना कि अगर फर्ज करें कोई ऐसा काम है जिसको तीनों को लग रहा है कि जी हम ये कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, तीनों भाग के आ जाएंगे और तीनों क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कोई कहेगा मेरा काम है, कोई कहेगा ये मेरी पावर है, कोई कहेगा मेरी पावर है। हाँ, अगर कोई आगे से तगड़ा बंदा है, एमपी एमएलए या मिनिस्टर आ जाता है, तीनों चुप करके बैठ जाएंगे, कहेंगे तुम्हारी तो पावर के अंदर ही नहीं है, ये फलां की पावर है तू कर। ये कहता है ना कि सांझे बंदे को कोई नहीं रोंदा, दैट्स इट। इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती पहले किसी डिपार्टमेंट पर, जो अब पीरा के पास है। पीरा इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। तो पीरा का अब क्या है, तो पीरा ने डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया है, और उससे क्या होगा फिर एक रिस्पॉन्सिबल और एक अच्छा काम जो डिले हो रहा था वो अब डिले नहीं होगा। फर्ज करें अब जो लैंड रेवेन्यू है ना, अब लैंड रेवेन्यू पहले लेने में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बड़ा मसला पेश आता था। अब पीरा क्या करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ आता है और आके उनको रेवेन्यू की रिकवरी करवा देता है। इट प्रोवाइड्स क्विक एक्शन, से क्विक एक्शन होगा अगेंस्ट पब्लिक नॉइसेंस, इंक्रोचमेंट, होर्डिंग एंड प्राइस कंट्रोल वायलेशन के तहत। इट स्ट्रेंथन्स फील्ड लेवल गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो ये बेसिकली फील्ड लेवल के ऊपर काम कर रहे होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंक्रोचमेंट आर देयर? तो इंक्रोचमेंट कितने टाइप्स की होती हैं? इंक्रोचमेंट आर मेनली टू टाइप्स। इंक्रोचमेंट की दो टाइप हो सकती हैं, टेम्परेरी और परमानेंट हो सकती हैं, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल इंक्रोचमेंट कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुने हैं ना, मूवेबल एंड इमूवेबल। आप ये नाम भी ले सकते हैं और ये भी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट एंड परमानेंट इंक्रोचमेंट कह सकते हैं। अब टेम्परेरी इंक्रोचमेंट के अंदर क्या आ जाता है, स्टॉल्स आ जाते हैं, कार्ड्स, कार्ड मतलब जो छकड़े नहीं होते आगे पीछे करने वाले रेडी वाले, गुड्स हो सकती हैं, बोर्ड एंड मूवेबल बैरियर हो सकते हैं। परमानेंट इंक्रोचमेंट के अंदर हमारे पास क्या आता है, फिक्स स्ट्रक्चर, जैसे दीवार है, शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ऑन पब्लिक स्टेट और लैंड जो है उसके ऊपर हो सकता है। अब इंक्रोचमेंट में आल्सो बी क्लासिफाइड एज, तो इंक्रोचमेंट उसके अंदर कौन कौन हो सकती है, रोड सीड इंक्रोचमेंट हो सकती है, आप जो सरकारी रोड्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट हो सकती है, कमर्शियल इंक्रोचमेंट हो सकती है, एग्रीकल्चर सीड एंड लैंड इंक्रोचमेंट हो सकती है। तो ये बेसिकली इंक्रोचमेंट की टाइप्स हैं। दैन जी हमारे पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट को, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप मद्देनजर रखते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप रिसीव कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन अपने पास रिसीव करते हैं, उसको जो आपके पास कंप्लेन आई उसको वेरीफाई करते हैं, विजिट द साइट करते हैं कि क्या वाकई ही जो कंप्लेन आई है वो एक्चुअल में है भी या नहीं, उस साइट के ऊपर जाते हैं। देन आइडेंटिफाई द अक्यूज, जिसने ये जुर्म किया है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्ट फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेते हैं, देन टेक फोटोग्राफ, जो वीडियो कैमरा है, जो बॉडी कैमरा उसके थ्रू करते हैं, देन रिकॉर्ड विटनेस स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड साइट इंस्पेक्शन है, मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एविडेंस है कि जौन जौन से आपने एविडेंस इकट्ठे किए हैं वो आप लिखते हैं, आप बताते हैं कि जी पहले हमने साइट विजिट की है, हमने ये काम किया है, तो वो सारे सारे वन बाय वन कर रहे होते हैं। उसके बाद ये अप्लाई रेलिवेंट लीगल एक्शंस हैं, जो सेक्शन है आप वो अप्लाई करते हैं। फर्ज करें कि जी आपने ईपीओ जारी करना है तो वो आप करेंगे, फर्ज करें अगर आपने उनको डायरेक्ट ऑर्डर देना रिमूवल का तो वो आप करेंगे, तो वो पीरा के आप जो रेलिवेंट सेक्शन वो आप यूज करते हैं। देन जी प्रिपेयर फाइनल आर केस फाइल है, देन सबमिट रिपोर्ट टू कंप्लेंट अथॉरिटी है। तो ये बेसिकली आप काम कर रहे होते थ्रू सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन करने के। अंडर विच सेक्शन इज एफआईआर रजिस्टर? तो एफआईआर किस सेक्शन के तहत रजिस्टर की जाती है? तो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, हम सीआरपीसी कहते हैं 1898, उसके तहत
154 सेक्शन के तहत की जाती है, और उसके बाद जो है हमारे पास पीरा उसके 49 सेक्शन के तहत की जाती है। आपने याद रखना है FIR 154 सेक्शन ऑफ CRPC, एंड जो पीरा एक्ट है उसके तहत जो 49 सिंपल। और ये जो 49 है ना सेक्शन, इसके जो FIR की जाती है, ये भी बेसिकली रूल्स ये वाला ही फॉलो कर रहे होते हैं। जो CRPC 154 सेक्शन के तहत रूल होता है, सारा के सारा फॉलो यही वही वाला कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशली पीरा एक्ट के बारे में बात करें, सेक्शन नंबर 49 डील कर होता है FIR को, और अगर हम CRPC की बात करें, सेक्शन नंबर 154 कर रहा होता है FIR को डील। देन व्हाट आर कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कौन कौन से ऑफेंसेस है जो कंपाउंडेबल हैं और कौन कौन से ऑफेंसेस जो नॉन कंपाउंडेबल हैं, तो आपने बताने हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन कंप्रोमाइज बिटवीन पार्टीज, कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पार्टीज आपस में कंप्रोमाइज कर लेती हैं और वो खुद उसका हल निकाल लेती हैं। फर्ज करें जी, एक अली है, एक अहमद है, इनके दरमियान को मामला हुआ, मामला बढ़ के पीरा के पास फर्ज करें आ गया, या फर्ज करें उन्होंने आपस में ही, दोनों लोगों ने आपस में ही सॉर्ट आउट कर लिया है और दोनों जी वैसे बड़े प्यार से और जैसे रूटीन में नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं वो रहने लगे हैं। दिस इज बेसिकली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। हाँ, अगर उनके पास खुद से, इन सम केसेस कंप्रोमाइज रिक्वायर परमिशन ऑफ कोर्ट। अब फर्ज करें, मैंने आपको पहले बताया ना कि अब फर्ज करें वो कोर्ट का केस आ गया है, लेकिन वो वहां पर भी आकर उन दोनों पार्टीज ने क्या किया, उन्होंने आपस में सुलह कर लिया, और सुलह करने के बाद वो केस खत्म हो गया। जब दो पार्टीज आपस के अंदर सुलह कर लें, आपस में कंप्रोमाइज कर लें, दैट केस इज कॉल्ड, या दैट ऑफेंस कॉल्ड, या दैट ऑफेंस इज कॉल्ड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ऐसे ऑफेंसेस जिनमें दो पार्टीज आपस में सुलह कर लें, आपस में कंप्रोमाइज कर लें। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें प्राइवेट सेटलमेंट नहीं होती, पार्टीज आपस में सेटलमेंट नहीं कर सकते। दीज ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड सीरियस आर अगेंस्ट सोसाइटी स्टेट। मतलब इसमें ये होता है कि आप जो है, आपने मुखालफ जो किसी इंसान को नुकसान भी पहुंचाया है, और एट द सेम टाइम आपने स्टेट को भी नुकसान पहुंचाया है। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज, अल्लाह ना करे, कभी ऐसा होता है कि जी कोई बम ब्लास्ट हो जाता है। अब बम ब्लास्ट के अंदर क्या होता है जी, 10 लोगों की जान चली जाती है। अब 10 लोग जिनके लवाकिन है, उनके घर वाले हैं, वो फर्ज करें बम चलाने वालों को माफ कर देते हैं, उनके आपस में प्राइवेट सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन इसको गवर्नमेंट कभी भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने 10 वो लोग जो मारे इनके घरों से माफ कर भी दिया है, लेकिन ये स्टेट के खिलाफ भी जुर्म है। ये जुर्म जो है वो स्टेट के खिलाफ भी है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी है, मुल्क के खिलाफ भी है। तो इसलिए फिर इसको क्या होगा, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसको चाहे लवाकिन माफ भी कर दे, लेकिन इसको स्टेट कभी माफ नहीं करेगी, उसके ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि ये सीरियस क्राइम है और ये पब्लिक लाश को, पूरी की पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाएगा फ्यूचर के अंदर जाकर। तो इसलिए फिर ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। देन जी, व्हाट इज सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर रूल्स। ये कौन कौन से होते हैं? सब्सटेंटिव रूल्स वो होते हैं डिफाइंस राइट्स, ड्यूटीज, ऑफेंस एंड पनिशमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली सारे के सारे सब्सटेंटिव जो है हो सकते हैं लास्ट। ये बेसिकली किसी ऐसे बच्चे से पूछे गए होगा जिसका लॉ का बैकग्राउंड होगा, जो कोई वकील होगा। तो हमारी क्लास में भी हो सकता है कोई वकील, उससे मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, और मे भी आप लोगों से भी हो सकते हैं। सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर रूल जो है, आप लोगों ने पीरा के अंदर भी कहीं ना कहीं प्रोसीजर रूल्स पढ़ा होगा। सब्सटेंटिव लॉज वो होते हैं जो राइट्स को, ड्यूटीज को, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे ड्यूटीज हैं, ऑफेंसेस हैं और पनिशमेंट को डील कर रहे होंगे। एग्जांपल पाकिस्तान पिनल कोड एंड स्पेशल लॉज हैं। अगर हम प्रोसीजर रूल्स की बात करें, जैसे CRPC है। अब ये जो बेसिकली फर्ज करें ना, पीरा एक्ट है ना हमारे पास, पीरा एक्ट के अंदर क्या है, उसके अंदर ड्यूटीज लिखी हुई हैं, राइट्स लिखे हुए हैं, ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, पनिशमेंट कौन कौन सी होगी, तो वो लिखी हुई है। अब वो तो लिखी हुई है कि ये जुर्म है, उन जुर्म के ऊपर जो वो लिखे गए जुर्म है उसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन होनी है, कौन सा तरीकेकार अपनाया जाएगा, वो बेसिकली होते हैं प्रोसीजरल रूल्स। जैसे हमने पढ़ा ना PPC 1860, उसमें लिखा होता है कि कौन कौन सा जुर्म है, कौन सा जुर्म नहीं है। अब फर्ज करें यहाँ पे लिखा हुआ है वो किसी की चीज चोरी कर लेगा तो चोर है, तो वो चोर को पकड़ा कैसे जाएगा, वो ये प्रोसीजर रूल्स के अंदर उसको तरीकेकार अपनाया जाएगा। कि फर्स्ट उसके ऊपर आपने FIR करनी है तो 154 सेक्शन के तहत करनी है, 49 सेक्शन के तहत करनी है, तो वो सारे का सारा क्या होगा, वो प्रोसीजर जो होंगे हमारे पास लाश होंगे, प्रोसीजर रूल्स होगा। फिर उसके बाद ही हमारे पास व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आ स्टेट एंड गल्फ। ये जनरल क्वेश्चन है, ये सबसे किया जा सकता है, क्योंकि आजकल स्टेट ऑफ हार्मोस का आपको पता है इशू चल रहा है। आ स्टेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर। ये बेसिकली क्या होती है, जो स्टेट होती है वो दो लैंड के दरमियान में पानी की एक नैरो पैसेज होती है, जिसमें से पानी गुजर रहा होता है। साइडों में क्या होती है, दो लैंड्स होती हैं। इट कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडीज। तो ये क्या होती है बेसिकली, यहाँ पर फर्स्ट करें पानी है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर मिट्टी आ गई है, जमीन आ गई है, और यह इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है
तो ये बेसिकली क्या होता है, इट कनेक्ट टू लार्जर वाटर बॉडीज को। एग्जाम्पल स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। गल्फ, अब गल्फ क्या होता है, गल्फ इज अ लार्ज पार्ट ऑफ सी और ओशन एंटरिंग इनटू अ लैंड। अब फर्ज करें कोई ऐसी जगह है, गल्फ हो सकता है इज अ पार्ट ऑफ सी, ये किसी मसीह का हिस्सा हो सकता है या किसी ओशन का हिस्सा हो सकता है, एंटरिंग इनटू लैंड, जो किसी लैंड के अंदर। फर्ज करें जी, ये हमारे पास जा रहा है पानी, अब ये पानी यहाँ पे होता हुआ यहाँ आगे देन यहाँ आगे चल रहा है, तो ये बेसिकली सारी लैंड है और ये लैंड के अंदर तक चला गया है। और ये सारे सारा हमारे पास क्या है बेसिकली, ये हमारे पास समंदर था और ये इतना पानी बेसिकली यहाँ पर चला गया है और ये सारे के सारा क्या इसने जमीन के अंदर तक धंस गया है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली गल्फ। इट इज पार्टली सराउंडेड बाय लैंड। अब इसके इर्द गिर्द यहाँ पर भी जमीन है, इसके इर्द गिर्द यहाँ पर भी जमीन है और ये दरमियान में बेसिकली इतना सा पानी है, तो ये हमारे पास कहलाता है गल्फ। एग्जाम्पल पर्शियन गल्फ है, जैसे हमारे पास पर्शियन गल्फ की एग्जाम्पल है। वेर स्टार्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड बिटवीन ईरान एंड ओमान एंड यूएई। तो ये ईरान, ओमान एंड यूएई के दरमियान में एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, आप लोग मैप पर लाजमी देख लीजिएगा। और इसके अलावा फर्दर कुछ और कंट्रीज भी इसके साथ कनेक्ट होते हैं। इट कनेक्टेड द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान। तो ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ती है। हमने पढ़ा ना कि जो स्टेट होती है हमारे पास बेसिकली ये एक पानी का रास्ता होता है। ये जमीन है, फर्ज करें ये भी जमीन है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी का एक वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी है, तो ये दरमियान में एक पैसेज है, एक गली है, एक रास्ता है, स्ट्रेट है, जो दो वाटर बॉडीज को बड़ी बड़ी को जोड़ता है। तो ये बेसिकली पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, वो कौन सी आती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहलाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रेड। ये जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है उसके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया का जो हमारे पास है वो 20% ऑयल यहाँ से मतलब गुजरता है, और जो एशिया है या स्पेशली जो पाकिस्तान है इसका 80%, पूरी दुनिया का 20% और एशिया का 80% तकरीबन यहाँ से गुजरता है। उसके बाद जी वेर स्टेट ऑफ मलाका, स्टेट ऑफ मलाका कहाँ पर है, स्टेट ऑफ मलाका लाई बिटवीन द मले पेनिनसुला एंड सुमात्रा, तो ये एंड इंडोनेशिया इनके दरमियान में है। स्टेट ऑफ मलाका बेसिकली मलाय पेनिनसुला एंड सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का, इनके दरमियान पाया जाता है बेसिकली। इट कनेक्ट द इंडियन ओशन विद द साउथ चाइना सी, तो इनको आपस में कनेक्ट करता है। ये भी बेसिकली क्या एक स्टेट है। इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई रूट है, कोई स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड होती है। हमने पढ़ा ना 20% होती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, तो ये इससे भी ज्यादा जो स्टेट ऑफ मलाक्का है यहाँ पर से ट्रेड होती है। उसके बाद वेयर इज अ बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट क्या है, स्टेट का नाम आपको पता चल जाना चाहिए, आपसे वो पूछ सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये स्टेट इसका मतलब क्या है। जैसे स्टेट ऑफ मलाक्का है, स्टेट बेरिंग स्टेट है, तो स्टेट बेसिकली क्या होता है, नैरो वाटर पैसेज है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। अब बेरिंग स्टेट कहाँ पे है, बेरिंग स्टेट लाइज बिटवीन अलास्का, यूएसए एंड रशिया। तो ये इन तीन मुल्कों के दरमियान में है। ये बेसिकली जो अलास्का है ये यूएसए की स्टेट है, बेसिकली दो कंट्रीज हैं और ये अलास्का यूएसए की स्टेट है। इट कनेक्ट बिटवीन आर्कटिक ओशन रीजन विद द बेरिंग सी, पैसिफिक साइड के साथ। जो बेरिंग सी को आर्कटिक ओशन का जोड़ता है उसे हम कहते हैं बेरिंग स्टेट। इट सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, तो ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को आपस में डिसकनेक्ट करता है, सेपरेट करता है। उसके बाद ये राइट कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, ये क्वेश्चन किया गया था। तो ये फिजिक्स वाले कुछ बच्चे से भी किया जा सकता है, एंड देन हमारे पास जो केमिस्ट्री वाला बच्चा है उससे भी किया जा सकता है। तो ये केमिस्ट्री वाले और फिजिक्स वाले इसको याद कर सकते हैं इस फार्मूले को। जब उसके बाद व्हाट इज बॉयल लॉ, बॉयल लॉ क्या होता है, ये फिजिक्स वाले बच्चे का क्वेश्चन है जिसने फिजिक्स की हुई है। बॉयल लॉ इज रिलेटेड टू गैस, ये गैस रिलेटेड होता है। इट स्टेट दैट प्रेशर इज रिवर्सिबल टू द वॉल्यूम। इसका मतलब होता है, बॉयल लॉ का मतलब ये होता है कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। एक गैस सिलेंडर होती है ना हमारे पास, जैसे गैस फर्ज करें ये है, तो अब इसके अंदर ये गैस फिर रही है, आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर कुछ चीज रखी, इसको नीचे लेके आप यहाँ तक आ गए फर्ज करें, तो ये जितने भी गैस के पार्टिकल्स थे सारे के सारे वो क्या करेंगे, वो जनाब जो पहले पूरे के पूरे इस वेसल के अंदर फिर रहे थे, इसके अंदर ये सिलेंडर के अंदर फिर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, वो जब क्योंकि ये ऊपर से हमने धक्का लगाया है यहाँ तक ले आए इसको ऊपर वाले ढक्कन को, तो ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तब क्या हुआ, हमने प्रेशर ऊपर से बढ़ा दिया है एंड जो जो उसका वॉल्यूम है, पहले इसका वॉल्यूम ये सारे का सारा था, वो वॉल्यूम कम हो कितना सा रह गया। दिस इज कॉल्ड बेसिकली बॉयल लॉ। देन टेम्परेचर मस्ट रिमेन, को इसमें टेम्परेचर कौन सा आता है, तो ये फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। देन चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ बेसिकली क्या होता है, ये रिलेटेड टू गैस होता है, ये भी जैसे बॉयल लॉ गैस रिलेटेड है जैसे वैसे बिल्कुल चार्ल्स लॉ भी गैस रिलेटेड होता है। इट इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम इज एक्सपोज्ड टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है
वो डायरेक्ट होता है टेम्परेचर के। जो वॉल्यूम वो बढ़ेगा या कम होगा डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। और जो यहाँ पे जो प्रेशर है वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगा, साइलेंट रहेगा। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये है कि फर्ज करें जैसे आपके पास कोई बर्तन है, उसके अंदर गैस है ना, गैस है, और उसके ऊपर ये जो ढक्कन है फर्ज करें ये मूवेबल है, ये आसानी से मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जनाब गैस भरी हुई है ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पर आप नीचे जला देते हैं आग। अभी जो आग निकल रही है इसकी वजह से ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब गर्म होगा तो ये जो गैस है ये अब ज्यादा वॉल्यूम लेना शुरू कर देगी, तो ये जो ढक्कन ये मूव कर सकता है, तो ये यहाँ से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, ये ज्यादा ऊपर आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ से खत्म होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया है और इसने ज्यादा जगह घेर ली है। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। और इसका ये फार्मूला भी है, इसका ये फार्मूला था। फिजिक्स वाले बच्चे इसको स्पेशली याद कर लें और केमिस्ट्री वाले भी इसको याद कर लें। ये अल्कलाइन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को, मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री वाले बच्चे जो है वो उसको अच्छे से जानते हैं। बाकी फिजिक्स वालों के लिए, बायो वालों के लिए, बायो के लिए हो सकता है, लॉ वालों के लिए, फिलोसफी वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही उनसे ये पूछा जाएगा। साइंस वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। व्हाट आर द इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से हैं? तो ये सारे के सारे पाकिस्तान इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जिसमें इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, फिजिकल डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि फर्ज करें पाकिस्तान कमाता अगर 80 रुपए है और खर्च पाकिस्तान 100 रुपए कर देता है, दिस कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। गाँव में आप लोगों ने देखा होगा ना, कई लोगों के ऊपर कर्जा ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो जितना कमाते हैं उससे ज्यादा वो खर्च कर देते हैं। फिर ट्रेड डेफिसिट है, इसका मतलब ये होता है कि फर्ज करें आप 100 रुपए की चीज खरीदते हैं आप 100 रुपए की चीजें और आप बेचते जो है वो 80 रुपए की चीज बेचते हैं। इसका मतलब है कि आपको 20 रुपए का तजारत के अंदर नुकसान हो रहा है कि आप 20% चीजें खरीद ज्यादा रहे और बेच आप कम रहे। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। इसका मतलब ये होता है कि फर्ज करें आपने कोई चीज किसी को बेची है, वो तो आपने बेची 80 रुपए की, खरीदी उसे 100 रुपए की है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। या फिर देखे ना जी, अगर मैंने आपको देने हैं फर्ज करें 80 रुपए देने हैं और आपसे लेने जनाब है 100 रुपए, तो अब 20 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मेरे लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस नहीं होगा। अगर एट द सेम टाइम फर्ज करें मैं पाकिस्तान हूँ, मैं आपको जनाब देने मैंने 100 रुपए और आपसे लेने 80 रुपए हैं, तो 20 रुपए का क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होगा। मतलब 20 रुपए में वो कहीं ना कहीं मेरे से शॉर्ट हो गए हैं और वो पेमेंट के अंदर आ नहीं रहे। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान जो चीजें बेचता है वो कम बेचता है और जो खरीदता है वो ज्यादा खरीदता है। आप अपने घर में एग्जाम्पल लगा सकते हैं, अगर आपकी आमदनी जो है वो महीने की जनाब है 50,000 रुपए, और आप जो चीजें खरीदते हैं, जो खर्चा करते हैं, वो आप 80,000 रुपए कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, फिर 30,000 का डेफिसिट कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो ये 30,000 के आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस भी आएगा, आपका ट्रेड डेफिसिट भी आएगा, एंड देन फिजिकल डेफिसिट भी आएगा कि आपके माली जो मामला है उसके अंदर 30,000 का नुकसान आपको हो रहा है। फिर ये आपका सर्कुलर डेट होता है। सर्कुलर डेट का मतलब ये होता है कि फर्ज करें पाकिस्तान जो है वो जनाब क्या करता है, वो 80 रुपए की चीज बेचता है और 100 की खरीदता है। जो 20 रुपए का उसका नुकसान हो रहा है, अब वो उसको पूरा करेगा। वो पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो जनाब ये जो डीजल है, जो पेट्रोल है, फर्ज करें वो दे देता है जी, बिजली बनाने वाले जो घर है उनको दे देता है। अब जो बिजली बनाने वाले जनाब हैं वो क्या करेंगे, वो बिजली फर्ज करें जो बनाते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसको बनाने के बाद वो सिस्टम को दे देंगे जो डिस्कोज है। अब डिस्कोज जो होते हैं, अब वो फर्ज करें इन्होंने जो 80 रुपए की बिजली बनाई है फर्ज करें, अब ये 80 रुपए की बिजली बना दी, इन्होंने दे दी डिस्को को। अब ये दरमियान में जो लाइन लॉसेस भी हो गए हैं, अब डिस्को ने आगे लोगों को बेच दिए हैं फर्ज करें। अब जो लोग हैं उन्होंने रिकवरी फर्ज करें वापस जो पैसे किए वो 60 रुपए किए हैं। अब इन्होंने 80 रुपए लगाए थे, वापस 60 आए हैं। अब ये जो हुआ है 20 रुपए सर्कुलर डेट के अंदर फंस के ना, सिस्टम के अंदर फंस के रह गए। तो जैसे आपकी दुकान होती है, आपने 5 लाख रुपए का दुकान बनाई है और जो आपका उसमें से जो लाख रुपए है वो जनाब लोगों के पास चला गया उधार की शक्ल में, वो 4 लाख आपके पास है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली आप सर्कुलर डेट जो आप क्रिएट कर रहे हैं। अब लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ इसी की वजह से हो सकता है, इसके आगे भी फर्दर एग्जांपल्स हैं कि जी आपने ये जो डिस्को है ये आगे दे रही है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, बिजली दे रही है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो बिजली 60 रुपए 80 रुपए की ले रहा है, वो आगे फर्दर जो खर्चा कर रहा है वो कम पे कर रहा है। तो ये सारे का जो ओवरऑल लूप बनता है ना, जो कर्जे का एक लूप बनता है कि जी आपको एग्रीकल्चर से नुकसान हो रहा है, आपको एजुकेशन से नुकसान हो रहा है, आपको बिजली से नुकसान हो रहा है, एंड देन पाकिस्तान को जनाब ट्रेड से हो रहा है, पाकिस्तान को सनत से नुकसान हो रहा है। जितने भी वो सर्कुलर डेट कर्जे बनते हैं उसके कहते हैं सर्कुलर डेट। जो पूरे के पूरे आपके माली मामला जो पाकिस्तान के हैं, जो पूरे मुल्क के हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर डेट। जो पूरे मुल्क के ऊपर कर्जा होता है, लूप बनता है एक चीज की वजह से, फिर दूसरी की वजह से, फिर तीसरी की वजह से, फिर चौथी की वजह से, फिर पांचवी की वजह से, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर डेट। लो टैक्स टू जीडीपी, मतलब जो पाकिस्तान की
पाकिस्तान फर्ज करे पाकिस्तानी जो लोग हैं अगर वो 100 रुपए कमाते हैं ना तो वो जो टैक्स देते हैं वो सिर्फ 10 रुपए देते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर इसे कहते हैं लो टैक्स टू जीडीपी, जितना हम कमाते हैं हम उसका सिर्फ और सिर्फ 10% टैक्स देते हैं, बकाया हम 90% अपने पास रख लेते हैं। जो फ्रांस है फर्ज करें, जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर 50% टैक्स दिए जाते हैं। फर्ज करें अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो आप 50 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हैं, 50% अपने पास रख देते हैं। लेकिन वो जो 50% गवर्नमेंट लेती है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको एजुकेशन भी देती है, आपको हेल्थ भी देती है, आपको सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी देती है, एंड फर्दर जितने भी चीजें देती है। लेकिन वो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ही होता है जब गवर्नमेंट आपको इतनी ज्यादा सहूलियत दे रही होती है, अगर जो टैक्स है आपका वो आपके ऊपर लग रहा होता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा था, लग रहे होते हैं आवाम के ऊपर। अब ये जो 1300 रुपए की बिजली साड़ रहे हैं आप, ये यूज कर रहे हैं, ये किससे बन रही है? ये जनाब बन रही है ऑयल से। जब आपने बाहर के मुल्क से ऑयल लिया है तो ऑयल के ऊपर जो आपने टैक्स दिया है वो भी कहाँ से लिया है? आवाम से लिया है। तो ये 1300 रुपए ऑलरेडी टैक्स है। जो बिजली आपने यूज किया है ये ऑलरेडी टैक्स है, इसके ऊपर आपने टैक्स पे किया हुआ है। इसके ऊपर मजीद आपके ऊपर आपसे 1000 रुपए डायरेक्ट टैक्स की मदद बाद में ले लिया जाएगा। दिस इज व्हाट लो टैक्स जीडीपी। अभी भी गवर्नमेंट कहती है कि लो टैक्स जीडीपी है, जितना आप कमाते हैं उतना आप टैक्स पे नहीं करते। उसके बाद ये एक्सटर्नल डेट है, जो बैरूनी कर्ज है। डेट कहते हैं बेसिकली कर्जे को, जो एक्सटर्नल डेट बर्डन है। जैसे अभी जंग लगी है तो यूएई ने क्या कहा? यूएई ने कहा कि जी हमारे $2 बिलियन जो है वो आप वापस कर दे, मेहरबानी होगी आपकी, हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं। तो यूएई ने फौरन आपसे पैसे वापस मांग लिए हैं। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सऊदी अरब से पैसे लेके इनको दे दिए, मतलब इधर से उधार लेके इधर दे दिए। वही बात इसे कहते हैं, आप कह लें कि सर्कुलर डेट कह सकते हैं कि आपने इनसे कर्जा लिया इनको दे दिया। आप पाकिस्तान जो है वो बेसिकली कर्जे में डील करता है कि एक से ले लिया दूसरे को पे करे, दूसरे से लेके तीसरे को पे करे, देन दिस इज अ लूप। तो ये बाकी ये है कि कहते हैं ना कि पाकिस्तान कभी भी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने बंदे बंदे का कर्जा देना है और बाकी जो दुनिया के मुल्क है हम अपना पैसा डूबने के लिए पाकिस्तान को कभी भी डूबने नहीं देंगे। वो अपना पैसा डुबा नहीं सकते, इसलिए पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये है लो डेप्रिसिएशन है कि पाकिस्तान जो कर्जा है वो पाकिस्तान का जो पैसा है वो डी वैल्यू हो रहा है। लो एक्सपोर्ट है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। एनर्जी क्राइसिस है, वीक इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है, पॉवर्टी इनकम जो इनक्वालिटी है, कम लोग कमाते हैं। व्हाट विल यू डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीरा? आप पीरा की बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? आप ये सारे काम पीरा के लिए कर सकते हैं, आप इन नजर पढ़ लीजिएगा। व्हाट डू यू वांट टू जॉइन पीरा व्हेन ऑलरेडी टीचिंग? आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो आप पीरा को क्यों मतलब आना चाह रहे हैं? जैसे मैंने आपको एफआईए का बताया था, ये टीचिंग के मुतालिक है, तो ये टीचर जो हजरात हैं वो ये आंसर कर सकते हैं। टेल अबाउट योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। ये सारे के सारे अपनी फैमिली के बारे में क्वेश्चन किए गए। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, ये वही जो मैं आपको अथॉरिटी पहले हायरार्की बता चुका हूँ एग्जैक्टली, ये उन्होंने दोबारा क्वेश्चन किया था। ये फिर उन्होंने बोर्ड के मुतालिक क्वेश्चन किया हुआ था, तो ये बोर्ड के मुतालिक बेसिकली सारे के सारे ये क्वेश्चन हैं कि बोर्ड का काम क्या होता है। बेसिकली उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड होता है, उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। इट वर्क्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिप्टी कमिश्नर चेयरपर्सन, जो डिप्टी चेयरपर्सन होता है, जो डिप्टी होता है ना डीसी, वो चेयरपर्सन होता है बोर्ड का। और ये सारी की सारी जो इन्फोर्समेंट एक्शन है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उसको डील कर रहा होता है। इट सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीरा शेड्यूल लॉज है। इट हेल्प इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है, तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के आपस में कोऑर्डिनेशन भी करवा रहा होता है। उसके बाद जनाब है कैथारसिस है, तो ये बच्चा जो जिसने आंसर किया, मैं ये क्वेश्चन था फर्ज कर इससे पूछा गया है, उसकी डिग्री थी फिलोसफी के अंदर। अगर आप में से किसी की डिग्री फिलोसफी के अंदर है तो वो इस क्वेश्चन को पढ़ सकता है। यह अदनान हाशमी हमारी क्लास के अंदर ही बच्चा होता है, उसका उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था आईओ के इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि उसकी डिग्री फिलोसफी के अंदर थी। हाउ विल यू इन्फोर्स लॉ? तो इन्फोर्स लॉ करने के लिए जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कैसे फर्ज करें आप कंप्लेन को देखेंगे, साइड इंस्पेक्शन करेंगे, एविडेंस कलेक्ट करेंगे, तो ये सारे के सारा वही चीजें हैं। तो व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये एक जनरल क्वेश्चन है कि एसडीजीज क्या होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे हम कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली ये होते हैं कि सन 2015 के अंदर दुनिया के अंदर जो बढ़ती हुई कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो गर्मी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, जॉब जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर जितने भी इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, सम एसडीजीज कहते हैं। इनको सन 2015 के अंदर अपनाए गए थे और उनको कहा गया था सन 2030 तक आपने ये कंट्रोल करने, इनको इम्प्लीमेंट करवाना है। मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है, इन्फ्लेशन को कम से कम करना है। तो ये सारे के सारे बेसिकली 17 गोल्स होते हैं, 17 गोल्स टोटल अपनाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं एसडीजीज। और ये अडॉप्टेड बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट करवाए थे टू इम्प्रूव द वर्ल्ड बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी है, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोटिंग पीस है, पीस को कहने के लिए, मतलब क्या, जो पीस है उसको बरकरार रखने के लिए। जैसे अभी जंग चल रही है तो जंग को खत्म करना ये किसके अंदर शामिल है?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर शामिल है, एंड इंश्योरिंग बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल पीपल है। तो ये आगे सन 2015 को अपनाए गए थे और इसके अंदर लिखा गया सन 2030 तक आपने ये फॉलो करने हैं, इनको इम्प्लीमेंट करवाना है। जिसके अंदर क्या है, नो पॉवर्टी, मतलब आप पूरी दुनिया से पॉवर्टी खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया से जीरो हंगर, कोई बच्चा भूख से नहीं मरेगा, किसी के पास भूख के लाले नहीं पड़ेंगे। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग होगी, सबके पास अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज होंगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा। ये फर्दर 17 के 17 जो है ये आपने इम्प्लीमेंटेशन करवाने हैं। देन जनाब है 43 के ऊपर डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो लास्ट में इंटरव्यूज हुए थे उसका ये क्वेश्चन मैंने फाइल के अंदर लिखा भी हुआ है। रैम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम बेसिकली रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर ये जो रैम होती है ये बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो रोम होती है परमानेंट मेमोरी होती है। डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, जब फर्ज करें जो सी ड्राइव के अंदर डाटा पड़ा होता है, जब लैपटॉप ऑफ करते हैं तो वो बेसिकली, या सॉरी लैपटॉप नहीं, जब हम विंडो करवाते हैं जो सी के अंदर जितना भी डाटा पड़ा होता है वो खत्म हो जाता है। जो बाकी ड्राइव के अंदर जो परमानेंट मेमोरी जो रोम के अंदर पड़ा होता है वो बेसिकली खत्म नहीं होता। इट स्टोर डाटा करंटली बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर, इट स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फर्मवेयर। तो ये बेसिकली ज्यादा से ज्यादा जो कंप्यूटर को रद्द करने के लिए, रनिंग ऐप्स के लिए जो भी है, जैसे कि अभी ये जूम ऐप चल रही है इसको कौन चला रहा है, इसको रैम चला रही है। जो उसके बाद जो ये रिकॉर्ड लेक्चर हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, रोम के अंदर चला जाएगा। ये बेसिकली इसकी मेमोरी होती है, परमानेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी यूज होती है। ये सारे सर उसके बारे में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ये रिपीट हो गया। व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, ये लास्ट में इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, अभी फिर पूछा जा रहा है। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन, सेंड ईमेल्स, ब्राउज वेबसाइट एंड कम्युनिकेट ऑनलाइन। जैसे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ, कोई ईमेल सेंड करनी है, कोई ब्राउज करना है, सारे के सारा बेसिकली ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा होता है। नहीं, व्हाट इज कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये कॉपीज की दो टाइप्स होती हैं, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जिसे हम सीसी कहते हैं, ये कार्बन कॉपी होती है, मींस कार्बन कॉपी इट सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू अदर पीपल एंड ऑल रिसिपिएंट्स कैन सी देयर नेम्स। बेसिकली फर्ज करें आपने कोई ऐसी मेल भेजी है, ये बेसिकली होती है कार्बन कॉपी ईमेल एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी ईमेल। जो कार्बन कॉपी ईमेल होती है कि फर्ज करें आपने किसी को ईमेल भेजी है, नंबर ऑफ पीपल्स को भेजी है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो नेम पढ़ सकते हैं जिसने उनको भेजी गई है या जिसकी तरफ से आई है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है इट सेंड अ कॉपी सेक्रेटली एंड अदर रिसिपिएंट कैन नॉट सी द, मतलब जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है उसका नेम। फर्ज करें आपने एक ऐसी ईमेल भेजी है जिसके ऊपर नाम लिखा गया मुकम्मल ईमेल का, और जिसने भेजी है उसके थ्रू थ्रू से है, तो जो पढ़ेंगे उसको उसको मतलब जो कार्बन कॉपीज के थ्रू आप उसको नाम वो उसका पढ़ा जाएगा, पता चलेगा किसने भेजा है। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी का जो अंधी है, ब्लाइंड है, उसको पता नहीं चलेगा किसने भेजी है, और जिसको जिसके थ्रू जाएगी सिर्फ वही पढ़ सकेगा, उसके अलावा बाकी कोई और नहीं पढ़ सकेगा। उसके बाद जी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, अभी आप लोगों को पता जंग चल रही थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएई का प्रेसिडेंट कौन है, उसका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। ही इज आल्सो द रूलर ऑफ अबू धाबी, रूलर भी अबू धाबी का, तो इसका आपने नाम याद कर लेना है। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, इसका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। जैसे रशिया का व्लादिमीर पुतिन है, तो इस तरह से ये ज़ेलेंस्की है। व्हाट इज द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ का काम क्या है, तो ये हम बेसिकली पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज सीआरपीसी, सीआरपीसी क्या होता है, सीआरपी बेसिकली होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है, हमने पढ़ा है। अगर जो पीपीसी होता है 1860 है, इसके अंदर लिखा गया है कौन सी चीज जुर्म है, कौन सा जुर्म नहीं है। उसके बाद आता है सीआरपीसी 1898, इसके अंदर लिखा गया कोई जुर्म करता है तो उसको कैसे पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड सीआरपीसी। उसके बाद जनाब है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुलिस ऑफिसर एंड पीरा ऑफिसर, इनके दरमियान फर्क क्या है, तो ये फर्क आप यहाँ पे लिखा हुआ है। पुलिस ऑफिसर डील्स विद द जनरल क्राइम जितने भी होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ मेंटेन करना है, एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करनी है। और जो पीरा का है वो क्या करेगा, वर्क अंडर द पीरा एंड मेनली इन्फोर्स शेड्यूल लॉज, रिमूव इंक्रोचमेंट्स, कंट्रोल पब्लिक न्यूसेंस, इम्पोज फाइन्स एंड सपोर्ट रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। तो ये सारे एक्शन में बेसिकली फर्क होते हैं। और बेल क्या होती है, व्हाट इज बेल, तो बेल क्या होती है, बेल इज अ टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम कस्टडी बाय द कोर्ट यूजुअली विद श्योरिटी और बॉन्ड अंटिल द केस इज डिसाइडेड। बेल मतलब आर्जी तौर पे किसी को रिहा मतलब कर देना या रिहाई मिल जानी उस केस के अंदर किसी की श्योरिटी के ऊपर, किसी की जमानत के ऊपर, कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ये बंदा मेरी श्योरिटी के अंदर है। फर्ज करें को बंदा चोरी कर लेता है और दूसरा बंदा चला जाता है कि सर इसके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है ये चलता रहे, लेकिन उसको मैं चाहता हूँ कि इसने ये जुर्म नहीं किया, मैं अपनी श्योरिटी देता हूँ कि इसको आप छोड़ दें। जब तक ये केस खत्म नहीं होता
मैं श्योरिटी देता हूँ कि ये बंदा हर पेशी के ऊपर आएगा, मुकम्मल कोऑर्डिनेट करेगा। अगर ये नहीं करेगा तो आप इसको पकड़ लीजिएगा, अगर ये नहीं पकड़ा जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं पकड़ के दूंगा, या जो जुर्माना आप लगाएंगे वो मैं पे करूंगा। भाजी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेल? बेल का पर्पस क्या होता है? तो द पर्पस ऑफ बेल इज टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी व्हाइल इंश्योरिंग दैट द अक्यूज अपीयर्स बिफोर द कोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि शख्सी आज़ादी, किसी इंसान की आज़ादी को मुकद्दम रखना। फर्ज करें आपको केस चल रहा है, उस केस के अंदर वो बंदा बेल मांग रहा है, तो आप उसका जो राइट है, अगर वो बेलेबल उसने ऑफेंस किया है तो आप उसको बेल दे सकते हैं, जबकि वो बंदा श्योरिटी दे रहा है कि वो केस के साथ मुकम्मल तौर पर कंप्लाइंस करेगा। जब आप उसको बुलाएंगे वो आएगा, मुकम्मल कोऑर्डिनेट करेगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली पर्पस ऑफ बेल, कि आप शख्सी आज़ादी को मुकद्दम रखते हैं, आप उसको मतलब रिहाई देते हैं कि जब भी आपको बुलाया जाएगा आपको पेश होना होगा। देन व्हाट इज एफ आई आर? एफ आई आर क्या होती है बेसिकली? एफ आई आर मीन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी हादसा होता है ना, कोई भी हादसा होता है, फर्ज करे कोई चोरी हो गई है, कत्ल हो गया, अल्लाह ना करे, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, या जो पुलिस वाला बंदा है, फर्ज करें वो जाते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल है केस, अगर कोई जो मतलब फर्ज करें कोई चोरी हो जाती है या फिर कोई कत्ल हो जाता है, तो ये क्रिमिनल केस है, तो उसको पुलिस डील कर रही होगी। तो जो पुलिस वाले जाते हैं बेसिकली सबसे पहले, जो सबसे पहले वो जाके देखते हैं, जो पहली इंफॉर्मेशन वो वहां पे मतलब लेते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसे कहते हैं एफ आई आर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जो पहली जुर्म के ऊपर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई थी, रिपोर्ट बनाई गई, दिस इज कॉल्ड एफ आई आर। और ये सीआरपीसी के तहत 1898 का सीआरपीसी, उसके तहत ये 154 सेक्शन के तहत होती है एफ आई आर, और पीरा के तहत 49 सेक्शन के तहत होती है। व्हाट इज ऑफेंस? ऑफेंस क्या होता है? एन ऑफेंस इज एन एक्ट और ओमिशन दैट इज पनिशेबल अंडर द लॉ। कोई ऐसा काम आप करते हैं, या आपको लॉ नहीं, आप किसी ऐसे लॉ को मानते नहीं है जिसके तहत क्या होता है, कोई जुर्म है, दिस इज कॉल्ड ऑफेंस। देन व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन इज द लीगल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग फैक्ट्स। जो आईओ बेसिकली क्या कर होगा, फैक्ट को मतलब इकट्ठा कर होगा, एविडेंस को, स्टेटमेंट्स को, मटेरियल टू फाइंड आउट वेदर एन ऑफेंस वाज कमिटेड एंड हु कमिटेड इट, किसने ये किया है, तो उसके ऊपर बेसिकली ये हमारे का मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी। इसके ऊपर वो सारे के सारे सबूत, एविडेंस, स्टेटमेंट, मतलब रिकॉर्ड बयान करना कि किस बंदे ने जुर्म किया है, सारे का सारा वो बेसिकली इसके अंदर आ रहा होगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये थे हमारे 56 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, बाकी मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर। सर इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंस जरा फिर बता दो। इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इंस्पेक्शन फर्ज करें आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर गया फील्ड के अंदर, उसने जाके देखा है कि आया कि फर्ज करें कोई चीजें सही बिक रही हैं या नहीं बिक रही, रेट सही है या नहीं है, या वो गया कि जनाब कोई कंप्लेन आई है, उसने जाके देखा है कि इन्फोर्समेंट हुई हुई है नहीं, दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन, चेक करना, इसलिए आप चेक कर रहे होते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? इन्वेस्टिगेशन। जी सर, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि आप मतलब पूछते हैं, आप उससे इंटरव्यू लेते हैं, आप उस बंदे का अगले पूछते हैं कि क्या ये तुमने जुर्म किया है या नहीं, या तुमने ये चीज देखी है या नहीं। जब आप उससे वर्बली पूछते हैं, आमने सामने बिठा कर, या उसके थ्रू आप उससे कुछ पूछ के कंफर्म करना चाह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। एक होता है ना इंटरव्यू, और एक होता है इन्वेस्टिगेशन। तो ये बेसिकली आप कह रहे हैं सम सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू ही है, फिर आप पूछ रहे होते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं, और सारा मुकम्मल को डिटेल फाइंड कर रहे हो, जिसका इन्वेस्टिगेशन। और जो होता है हमारे पास इंस्पेक्शन, वो आप जाके साइट को देखते हैं, आप जाके चेक करते हैं कि आया कि कुछ जुर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। जैसे प्राइस कंट्रोल जाता है, ये हो जाता है, जाके देखता है कि चीजें महंगी तो नहीं बिक रही कहीं, रूटीन का जो गश्त कर रहे होते हैं, जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, जिसको कॉल्ड इंस्पेक्शन। और अगर बाकी कुछ जुर्म कर रहा है बंदा, उसके ऊपर जो डाटा इकट्ठा करना है, जो उसे पूछना है कि तुम क्यों महंगी बेच रहे हो, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। सर ये ईयू के पास कौन से मजिस्ट्रेट की पावर प्राइस कंट्रोल होती है? मजिस्ट्रेट, लेवल कौन सा होता है? सर वो लेवल भी होते हैं ना मजिस्ट्रेट के? फर्स्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट।